जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एसके आनंद और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं एनसीईआरटी बेस्ड सामाजिक विज्ञान के संपूर्ण निचोड़ के बारे में, यानी कि कक्षा 6, 7 और 8 का लेसन बाय लेसन हम अध्ययन करेंगे और सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बात करेंगे। यानी कि इस बार जो सीटेट हो जाएगा आपका पार जरूर हो जाएगा। क्योंकि जो आपका सामाजिक विज्ञान का एनसीईआरटी बेस्ड संपूर्ण निचोड़ है, इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। अगर आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहेंगे तो यकीन मानिए एक भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं और फैक्ट बाय फैक्ट हम बात करेंगे। यानी कि जो पॉइंट टू पॉइंट आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट के एग्जाम में पेपर 2 में सामाजिक विज्ञान से संबंधित, उन सभी बिंदुओं पर हम फैक्ट टू फैक्ट बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं 6, 7 और 8 का एनसीईआरटी बेस्ड एसएसटी का संपूर्ण निचोड़। ठीक है, और वीडियो पसंद आते है इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और इस वीडियो के बारे में आप अपनी व्यक्तिगत राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और साथ ही अन्य सब्जेक्ट की संपूर्ण थ्योरी और प्रैक्टिस सेट तथा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए। तो चलिए वीडियो में बढ़ते आगे और देखते हैं आपका ये एसएसटी का संपूर्ण निचोड़। देखिए यहाँ पर जो है यह अगर सामाजिक विज्ञान का कक्षा 6, 7, 8 की बात करें तो ये काफ़ी विस्तृत अध्ययन करना होगा। ठीक है, क्योंकि कक्षा 6, 7, 8 मिलाकर कितनी बुकें होती हैं आपकी? टोटल कक्षा 6, 7, 8 में आपकी 9 बुकें हो जाती हैं, जिसमें से इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आदि विषय हैं। ठीक है, तो एक साथ नोट्स देना मुश्किल हो जाएगा। हम एक ही वीडियो में इसी वीडियो में सारा कुछ कवर करेंगे, लेकिन आपको श्रृंखलाबद्ध तरीके से, यानी कि पहले कक्षा 6 का संपूर्ण निचोड़, फिर 7 का, फिर 8 का, एक एक करके क्लास का हम निचोड़ देखेंगे। तो पहले भाग में देखेंगे हम इसी में पूरी इसी वीडियो में देंगे, लेकिन पहला भाग हम देखेंगे आपका जो है कक्षा 6 से संबंधित। कक्षा 6 में संबंधित हम इतिहास के बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में? पहले इतिहास के बारे में। इतिहास की जो बुक है उसका नाम क्या है? हमारे अतीत। तो हमारे अतीत जो है पुस्तक का नाम है अध्ययन या अध्याय फर्स्ट में क्या है? तो अध्याय फर्स्ट का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, क्या, कब, कहाँ और कैसे पहला अध्याय है इतिहास का। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पांडुलिपियों के बारे में। तो पांडुलिपियाँ होती क्या हैं? ठीक है, पांडुलिपियाँ क्या होती हैं? तो ये ताड़पत्रों या भुज पेड़ की छाल पर हाथों से लिखी जाती थी। जो पांडुलिपियाँ होती थी इसमें क्या होता था? ताड़पत्रों से भुज के पेड़ की छाल पर लिखा जाता था। ये अक्सर क्या होता था, कुछ समय बाद जैसे बारिश इत्यादि होती थी भीगने से नष्ट हो जाता था। ठीक है, अगला है आपका अभिलेख। तो अभिलेख क्या होता था? पत्थर तथा धातु जैसे कठोर सतहों पर उत्कीर्ण लेख होता था ये, यानी लिखा जाता था। ये लंबे समय तक सुरक्षित रहते थे। अभिलेख में जैसे कोई चीज़ पत्थर इत्यादि पर लिख दी गई कठोर सतह पर तो काफ़ी लंबे समय तक वो सुरक्षित रहती थी। नेक्स्ट है आपका नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी क्या होती थी? तो यहाँ आरंभिक लोग आखेटक और खाद्य संग्रहण करते थे। नर्मदा घाटी के तट पर लोग, आखेट का मतलब होता है शिकार करना, और खाद्य संग्रहण यानी कि खाने के लिए भोजन इकट्ठा करते थे यहाँ से। ठीक है, नर्मदा घाटी से। नेक्स्ट है आपका सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ क्या थी? तो यहाँ लगभग 8000 साल पहले गेहूं और जौ की फसलें उगाई गई थी। सुलेमान की पहाड़ियाँ वर्तमान में कहाँ पर हैं? तो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित हैं। ठीक है, तो ये लगभग 8000 साल पहले यहाँ पर गेहूं और जौ की फसल उगाई गई थी। पूछे आपसे पहली फसल कौन सी थी? तो पहली फसल आप जौ को बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका गंगा घाटी। तो गंगा घाटी क्या है? तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व यहाँ पर नगरों का विकास हुआ था मगध में। ठीक है, मगध कहाँ पे है? तो ये बिहार का क्षेत्र है। अगला है अध्याय 2 है आपका आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। जो नेक्स्ट लेसन था इतिहास का वो है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन तक। तो ये पहला इसमें पॉइंट है बसावट की प्रक्रिया। तो बसावट की प्रक्रिया क्या थी? लोगों ने पेड़ पौधों को उगाना और जानवरों को पालना यहाँ से सीखा, और सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया वह कुत्ता था। ठीक है, कुत्तों का जंगली पूर्वज था। तो आपसे जंगली पूर्वज नहीं, आपसे सीधा पूछेगा कि मनुष्य का पहला पालतू पशु कौन था? तो आप क्या बताएंगे? यह कुत्ता था। ठीक है, कुत्ता था, और ये बसावट की पहली प्रक्रिया रही है। यहाँ से लोगों ने जो फसलों को उगाना सीखा, उसके बाद जानवरों को पालना यहीं से सीखा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ कहाँ पर है? तो मेहरगढ़ वर्तमान में जो पड़ता है ये पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में है इस समय, और बेलन दर्रे के पास है। कौन सा? बोलन दर्रा है, उसके पास में स्थित है। यहाँ के लोग
आयताकार घरों में रहते थे। कब्रों में मृतकों के साथ बकरियां भी दफनाई जाती थीं। तो आपसे पूछेगा मृतकों के साथ जो है बकरियां कहाँ दफनाई गई, तो आप क्या बताएंगे? मेहरगढ़। कहाँ पर दफनाई गई? मेहरगढ़ में दफनाई गई। मेहरगढ़ कहाँ है? तो यह वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में बोलन दर्रे के पास है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका आरंभिक नगर। तो आरंभिक नगर क्या था? तो आरंभिक नगर सिंधु घाटी की सभ्यता रही है। ठीक है, क्या थी? सिंधु घाटी की सभ्यता रही है। अगला है हड़प्पा की सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता कहाँ पे थी? हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया नगर है। ठीक है, सबसे पहले खोजा गया नगर कौन सा है? तो हड़प्पा है। कितना पुराना है? लगभग 4700 साल पुराना है। विशेषताएं क्या थी? तो नगर दो भागों में बटा हुआ था। पश्चिमी भाग में क्या था? पश्चिमी भाग छोटा और ऊंचा था, ऊंचा और दुर्ग इसमें स्थित थे। और पूर्वी घाट क्या था? पूर्वी घाट बड़ा और निचला नगर था। तो जो आपका ये आपका हड़प्पा है, हड़प्पा कितने भागों में बटा था? ये मुख्य रूप से दो भागों में बटा था, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो कहाँ था? तो यह महानगर जो है महान स्नानागार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर क्या मिला? महान स्नानागार, जिस पर चारकोल की परत थी। ठीक है। मोहनजोदाड़ो से क्या मिला? महान यानी कि सबसे बड़ा स्नानागार मिला, जिस पर चारकोल की परत थी। लोथल कहाँ था? तो लोथल क्या है? यह एक बंदरगाह था। ठीक है। लोथल में क्या मिला? यहाँ पर एक बंदरगाह मिला। अगला है आपका कालीबंगा और लोथल। तो यहाँ से अग्निकुंड मिले हैं। कालीबंगा और लोथल से क्या मिले हैं? यहाँ से अग्निकुंड मिले हैं, जिसमें से अग्निकुंड मतलब वहाँ हवन आदि होता था, हवन कुंड यहाँ पर मिला। नेक्स्ट है आपका अध्याय 4। अध्याय 4 में क्या है? क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें? क्या बताती हैं किताबें और कब्रें? अध्याय 4 का नाम है। ठीक है। इसमें से क्या क्या मिला है? तो 4 वेद मिले हैं। यानी कि 4 वेद कौन कौन से? आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना पूछे तो ऋग्वेद, सबसे नया पूछे तो अथर्ववेद, जादू टोना वाला पूछे तो आपका अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है। जो ऋग्वेद है आपका, ऋग्वेद कितना पुराना? तो लगभग 3500 साल पुराना है ऋग्वेद। ठीक है। 1000 से ज़्यादा प्रथाएं हैं, जिसमें सूक्त इनको कहा गया है। ठीक है। इसका जो ऋग्वेद है, इसका मुख्य देवता कौन है? तो अग्नि है, इंद्र है और सोम है। कौन कौन सा है आपका ऋग्वेद के देवता? तो आपका अग्नि, इंद्र और सोम, ये 3 आपके देवता हैं ऋग्वेद से संबंधित। ठीक है। कितने पुरानी है? तो 3500 साल पुराना है लगभग। अगला है आपका महापाषाण। तो महापाषाण, इसमें क्या हुआ महापाषाण काल में? तो इसमें बड़े पत्थर के जो कब्र पर लगाए जाते थे, यानी बड़े जो कब्रें थी उन पर बड़े पत्थर लगाए जाते थे। इनाम गांव में एक आदमी को 5 कमरों वाले घर के आंगन में दफनाया गया था। ठीक है। कितने कमरों वाले? 5 कमरों वाले घर में दफनाया गया था महापाषाण में। अगला है अध्याय 5। अध्याय 5 में क्या है? राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक है। तो इसमें क्या मिला? अश्वमेध यज्ञ के बारे में यहाँ पर बात हुई, चर्चा हुई। तो अश्वमेध यज्ञ, राजा अपनी शक्ति सिद्ध करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करता था। मतलब अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को छोड़ता था, और जिसमें शक्ति होती थी राजा से युद्ध करने के लिए, वो राजा का घोड़े को पकड़ता था, तब जाके राजा के साथ युद्ध करता था। ठीक है। अगली थी वर्ण व्यवस्था। तो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था यानी कि समाज कितने भागों में बटा हुआ था? तो समाज यहाँ पर 4 भागों में बटा हुआ था। कौन कौन से भागों में? तो आपका वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, समाज उस समय। नेक्स्ट है आपका जनपद से महाजनपद। तो जनपद से महाजनपद में क्या होता था? तो जो जनपद ताकतवर हो गए वो महाजनपद कहलाए। ठीक है। जो जनपद ज़्यादा जिसमें शक्तियाँ बढ़ गई वो क्या कहलाए? महाजनपद कहलाए। ठीक है। और ये 2500 साल पहले की बात थी। ठीक है। अगला है आपका मगध। तो मगध क्या था? मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, जो कि गंगा और सोन नदी के किनारे स्थित था। ये कहाँ मगध का क्षेत्र कौन सा है? तो वर्तमान बिहार का क्षेत्र है। ठीक है। वहाँ पर सोन नदी और गंगा नदी दोनों हैं। अगला है वज्जी। वज्जी क्या थी? तो वज्जी जो है राजधानी थी वैशाली थी। ठीक, वैशाली की, और ये बिहार का था। यहाँ पर गण तथा संघ वाली शासन व्यवस्था थी। गण और संघ की शासन व्यवस्था थी। कहाँ पे? वज्जी में। वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। वैशाली कहाँ पर स्थित है? बिहार में। नेक्स्ट है आपका अध्याय 6। कक्षा 6 में अध्याय 6 का नाम क्या था? नए प्रश्न नए विचार, यानी कि बौद्ध और जैन धर्म। यहीं से आपको पढ़ने को मिलता है। ठीक है। बौद्ध और जैन
धर्म के बारे में यहीं से पढ़ने को मिलता है। इसका लेसन का क्या नाम है? नए प्रश्न और नए विचार। तो यहाँ पर सबसे पहले चर्चा होती है गौतम बुद्ध की। तो गौतम बुद्ध का जो है नाम क्या था? तो उनका जो नाम था वो सिद्धार्थ था, ठीक है। ये शाक्यगढ़ के क्षत्रिय थे। कौन थे ये? शाक्यगढ़ के क्षत्रिय थे, ठीक है। बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, सारनाथ में इन्होंने उपदेश दिया और इनकी जो मृत्यु हुई वो कुशीनगर में हुई। तो इतने फैक्ट इनसे पूछता है तो इनका नाम पूछेगा तो सिद्धार्थ बताएंगे। ये क्या थे, किस वंश किस गण से थे? तो शाक्य गण से थे। और बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ में पहला उपदेश दिया, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। बुद्ध की शिक्षा के बारे में बात करें तो जीवन इनका दुखों से भरा है, जिसका कारण तृष्णा यानी कि लालसा है, इन्होंने बताया। बुद्ध ने क्या बताया? प्रत्येक मनुष्य का जीवन दुखों से भरा है और जिसका कारण तृष्णा यानी कि लालसा यानी कि लालच या लोभ है, ठीक है। अगला है आपका जैन धर्म। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर रहे हैं वो कौन थे? महावीर स्वामी थे, ठीक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ये वज्जी संघ के थे और लिच्छवी कुल के क्षत्रिय थे। तो क्षत्रिय दोनों लोग रहे हैं, ठीक है। चाहे ये गौतम बुद्ध रहे हों, चाहे आपके महावीर स्वामी रहे हों। गौतम बुद्ध शाक्यगण के थे और आपके जो महावीर स्वामी हैं ये वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय थे, ठीक है। इनकी शिक्षा क्या है? अहिंसा परम धर्म। जो जैन धर्म क्या उनसे शिक्षा देती है? अहिंसा परम धर्म की। अगला है आपका उपनिषद। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? तो गुरु के समीप बैठना और शिक्षा ग्रहण करना। गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना उपनिषद का अर्थ होता है। जिसमें इसमें क्या कहा गया? इसमें आत्मा और ब्रह्म की चर्चा की गई है। आत्मा और ब्रह्म की चर्चा की गई है, ठीक है। 7वां अध्याय है अशोक। अशोक के बारे में अध्याय है, यानी कि एक अनोखा सम्राट। अशोक कौन थे? एक अनोखे सम्राट थे, ठीक है। और ये किस समाज से थे या किस वंश से थे? तो मौर्य साम्राज्य से थे, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की बात आए तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जो कि चाणक्य की मदद से किया था, ठीक है। चाणक्य जो है मौर्य समाज के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। मौर्य समाज की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर के। अगले हैं आपका इसमें से जो मेन रहे हैं इस वंश के, मौर्य वंश के जो मेन राजा रहे हैं या फिर शासक रहे हैं वो कौन थे? वो अशोक थे। अशोक ने कलिंग के युद्ध उड़ीसा के बाद हिंसा को त्याग दिया था, ठीक है। 306 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था, ठीक है। तो कब इन्होंने युद्ध छोड़ा या हिंसा त्यागी? तो कलिंग युद्ध के बाद। किस लिए यहाँ पर ये युद्ध किस लिए हुआ था? तो हाथियों के लिए ये युद्ध हुआ था। कलिंग पर इन्होंने आक्रमण किया था और सबसे ज़्यादा जो है घोर अब जो है हत्याएं और सबसे ज़्यादा खतरनाक युद्ध कौन सा था? तो यही था, ठीक है, कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध किस लिए हुआ था? तो हाथियों के लिए हुआ था, ठीक है ये। और यहीं से इन्होंने हिंसा त्याग दी थी और धम्म को अपना लिया था। आगे आता है लिपि। जो इनके अभिलेख में लिपि रही वो कौन सी रही? यानी अशोक ने किस लिपि का सर्वाधिक प्रयोग किया था अपने अभिलेखों में? तो ब्राह्मी लिपि का सर्वाधिक जो है प्रयोग किया था। और ये पहले शासक थे भारत के जिन्होंने अभिलेखों को लिखवाया था, ठीक है। प्रकृति भाषा और ब्राह्मी जो है भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया, जिसमें से ब्राह्मी भी इसमें प्रकृति से ज़्यादा प्रभावी रही। अगला है आपका अध्याय 8। अध्याय 8 क्या कहता है? अध्याय 8 है खुशहाल और समृद्ध शहर। खुशहाल और समृद्ध शहर। तो सबसे पहले यहाँ पर चर्चा होती है तमिल क्षेत्र की। तो तमिल क्षेत्र के बारे में बात करें या चर्चा करें तो इसमें जो बड़े भूस्वामियों को यहाँ पर वेल्लवा कहा गया। क्या कहा गया बड़े भूस्वामियों को यहाँ तमिल में? तो वेल्लवा कहा जाता है। साधारण हलवाहों को यहाँ पर उड़वार कहा गया। जो साधारण हलवाहे रहे हैं उनको उड़वार कहा गया और भूमिहीन मजदूरों को कैडीसीआर कहा गया। कैडीसीआर कहा गया, ठीक है। तो ये शब्दों को आप याद रखिएगा। भूस्वामियों को क्या कहा गया? विलल्ला कहा गया। हलवाहों को उड़वार और जो मजदूर थे भूमिहीन मजदूर जिनके पास भूमि नहीं थी मजदूर थे वो कैडीसीआर कहे गए, ठीक है। अगला है आपका आहत सिक्के। तो आहत सिक्के के बारे में चर्चा करें तो ये 5 मार्क के सिक्के थे जिसमें चांदी या तांबे के हुआ करते थे, ठीक। 5 मार्क के सिक्के। नेक्स्ट है
अरिकादु, तो अरिकादु क्या है? पुडुचेरी में स्थित एक बंदरगाह है, ठीक है। अरिकादु जो है एक पुडुचेरी में स्थित बंदरगाह है जहाँ पर रोमन लैंप और बर्तन मिले हैं, ठीक है। यहाँ से क्या क्या मिला? तो यहाँ पे रोमन लैंप मिला और यहाँ पर वहीं के बर्तन मिले। नेक्स्ट है आपका अध्याय 9, साम्राज्य और राज्य। साम्राज्य और राज्य, ठीक है। तो यहाँ पर बात होती है आपकी प्रस्तवी की। प्रस्तवी क्या था? तो यहाँ पर प्रस्तुति संबंधित कौन से बिंदु हैं? तो किसी की प्रशंसा में लिखा गया यह अभिलेख है, ठीक है। जैसे समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्तुति लेख, और इसके लेखक कौन है? तो हरिशयन थे, ठीक है। तो यहाँ पर साम्राज्य और नए साम्राज्य और लेख के बारे में, साम्राज्य और राज्य के बारे में आपके 9वें अध्याय में बात हुई। अगले हैं इसमें से हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन कौन थे? तो बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी? तो बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक हर्षवर्धन की जीवनी लिखी है, जिसने हेनसांग के दरबार में आए थे। बाणभट्ट किसके दरबार में आया था? तो सॉरी, ये जो बाणभट्ट हेनसांग था ये बाणभट्ट के दरबार में आया था, ठीक है। नेक्स्ट है पल्लव और चालुक्य। तो पल्लव और चालुक्य की बात करें तो पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी, ठीक है। पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? तो कांचीपुरम थी। चालुक्यों की क्या थी? तो ऐहाल थी। पल्लवों की राजधानी कांचीपुर और चालुक्य की राजधानी इन्होंने क्या बनाई? तो ऐहल बनाई थी। अब यहाँ पर बात होती है कक्षा 6 के भूगोल के बारे में, ठीक है। यहाँ से चर्चा किस बारे में होगी? कक्षा 6 के भूगोल के बारे में। पहला लेसन क्या है, जो इसका बुक का नाम क्या है भूगोल का? तो पृथ्वी और हमारा आवास बुक का नाम है, ठीक है। पृथ्वी और हमारा आवास बुक का नाम है भूगोल की। और यहाँ पर पहला अध्याय जो है वो है सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी है, ठीक है। तो यह पृथ्वी में सबसे पहले बात हुई यहाँ पर ग्रहों की। तो कितने ग्रह हैं? टोटल आपके 8 ग्रह हैं, ठीक है। वर्तमान में कितने? पहले 9 थे, प्लूटो को हटा दिए गए। अभी वर्तमान में कितने हैं? तो आपके 8 ग्रह हैं, जिसमें से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस तथा नेपच्यून। ये आपके टोटल 8 ग्रह हैं, ठीक। अगर आपसे पूछे जो है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो आपका बुध होगा, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका बृहस्पति है, ठीक है। और सबसे दूर कौन सा है? तो नेपच्यून है, जिसको वरुण कहते हैं, ठीक है। और जो पृथ्वी की बहन कौन सा है? तो शुक्र है, ठीक है। और पुछल तारे कहाँ पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के, ठीक है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पुछल तारे पाए जाते हैं। ये लाल ग्रह है, ठीक है। ये आपका नीला ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो मंगल है, ठीक है। पृथ्वी के बारे में बात करें तो ये हमने अभी आपको बताया, पृथ्वी जो है ये शुक्र की जुड़वा बहन है, यानी कि ट्विन्स प्लैनेट कहा गया है इसे। नक्षत्र तारामंडल के बारे में बात करें तो तारों का समूह है, जैसे सप्तऋषि। नक्षत्र तारामंडल का समूह जैसे सप्तऋषि है। ध्रुव तारा किधर होता है, किस दिशा में होता है? तो ध्रुव तारा आप हमेशा किस दिशा में बताएंगे? ध्रुव तारा हमेशा आप बताएंगे कि उत्तर दिशा में होता है। किस दिशा में? उत्तर दिशा में है, ठीक है। उत्तर दिशा को ये बताता है। अगला लेसन है आपका, अगला अध्याय है ग्लोब और देशांतर रेखाएं। ग्लोब और देशांतर रेखाएं नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले चर्चा करते हैं विषुवत वृत्त की। विषुवत वृत्त की या विषुवत रेखा की। तो कितने डिग्री पर होता है? 0 अक्षांश होता है, ठीक है। 0 अक्षांश ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। यानी कि देखिए ये ऐसा होता है, यहाँ पे होता है आपका, ये आपका 0 अक्षांश विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा ये आपको कहलाता है, ठीक है। ये आपका होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ में मकर रेखा, ये 23.5 डिग्री आपका होता है कर्क रेखा। ये आप 66.5 डिग्री नॉर्थ में जो होगा वो आर्कटिक हो गई, ठीक है। और ये सबसे नीचे होगी अंटार्कटिक होगी 66.5, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर विषुवत रेखा की, तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 0 देशांतर रेखा इसको कहते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में होती है। मकर रेखा जो हमने बताया 23.5 डिग्री साउथ होती है, ठीक, दक्षिण में। अगला आपका प्रधान मध्याह्न रेखा। तो प्रधान मध्याह्न रेखा यानी कि प्राइम मिडेरियन, यानी कि 0 देशांतर ग्रीनविच, जो कि कहाँ से गुजरती है? ये लंदन से गुजरती है। भारतीय मानक समय को क्या कहते हैं? IST, ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्व और जो है 82.5 डिग्री पूर्व और से गुजरती है, ठीक है। ये कितने समय आगे चलती है? तो 5.5 घंटा, ये जो है 5.5 घंटा GMT आगे चलती है। 5 घंटा 30 मिनट जो है ये GMT आगे चलता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। और जो आपका भारत का समय लिया गया है ये प्रयागराज के नैनी शहर से लिया गया है, ठीक है।
अगला है आपका अध्याय 3 यानी कि पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियों के अंतर्गत सबसे पहले बात करते हैं घूर्णन गति की, यानी कि रोटेशन की। तो घूर्णन गति क्या होती है? यह अपनी धुरी पर घूमना, अपनी धुरी पर घूमना पृथ्वी का क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। ठीक है, अपनी धुरी पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। और इसी घूर्णन के द्वारा ही, घूर्णन की गति के कारण ही दिन और रात का होना होता है। यानी दिन रात का कारण क्या है? तो घूर्णन गति है। यानी कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक है, तो ये आपका घूर्णन गति कहलाती है। अगला है आपका परिक्रमण। परिक्रमण क्या होता है? तो परिक्रमण जो होता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। इससे क्या होता है? ऋतुओं का परिवर्तन होता है। तो आपका जो परिक्रमण होगा इससे ऋतु परिवर्तित होगी, और घूर्णन से क्या होगा? दिन और रात होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लीप वर्ष या लीप ईयर। तो लीप ईयर क्या होता है? इसमें कितने दिन होते हैं एक लीप ईयर में? इसमें 366 दिन हो जाते हैं। ठीक है, और ये फरवरी जब 29 दिन की आती है तब ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अध्याय, ये लेसन फोर्थ। लेसन फोर्थ क्या है? मानचित्र है। ठीक है, तो मानचित्र के अंतर्गत क्या क्या पूछा जाता है? तो भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र क्या होते हैं? भौतिक मानचित्र में आपके पर्वत हो गया, पर्वत पहाड़, पर्वत पठार और नदियाँ आती हैं। भौतिक मानचित्र में क्या क्या होता है? पर्वत पठार और नदियाँ। राजनीतिक मानचित्र में क्या क्या होता है? तो जैसे आपका देश हो गया, राज्य हो गया और सीमाएं हो गई, ये चीज़ें आपकी दर्शाई जाती हैं राजनीतिक मानचित्र में। अगला है आपका थीमेटिक मानचित्र। तो थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? जिसमें विशेष प्रकार की जानकारी दी जाए, जिसमें विशेष प्रकार की जानकारी, जैसे आपका वर्षा हो गया, वन हो गया, उद्योग हो गए, और जो आपकी फैक्ट्री इत्यादि होती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई जाती हैं आपकी थीमेटिक में, जिनकी जहाँ पर विशेष चीज़ों के बारे में बताया जाए वो थीमेटिक मानचित्र होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके मानचित्र क्या होता है? तो मैं जो है ये कपड़े का टुकड़ा या मेजपोश से कहलाता है। ठीक है, इसके जो है 3 घटक होते हैं, दिशा दूरी और मानचित्र। मैप अगर पूछता है मैप क्या है, तो दिशा दूरी जो है दिशा दूरी और मानचित्र, ये आपके जो है मैप के घटक होते हैं। अगला है आपका अध्याय 5। अध्याय 5 में क्या है? पृथ्वी की प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो यहाँ बात करते हैं स्थल मंडल की। तो स्थल मंडल, कितने स्थल मंडल हैं आपके? तो आप बताएंगे 7 मंडल हैं, स्थल मंडल हैं। जो महाद्वीप है, महाद्वीप में सबसे बड़ा जो है एशिया है। स्थल मंडल कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप हैं, जिसमें एशिया सबसे बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा है। ठीक है, और जलमंडल की बात करें तो प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। और सबसे गहरा अगर पूछता है तो मैरियाना गर्त है। ठीक है, सबसे गहरा जलमंडल कौन सा है या महासागर कौन सा है? तो मैरियाना गर्त है। टोटल महासागर कितने हैं? तो 5 हैं। वायुमंडल जो है पृथ्वी पर कितने % पाई जाती है? तो वायुमंडल सर्वाधिक पाई जाती है। सर्वाधिक वायु जो है पृथ्वी पर पाई जाने वाली कौन सी गैस है? तो ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कितने % है? 78%। ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर आते हैं जो कि लगभग 21% है। ठीक है, सबसे कम कौन सी पाई जाती है? तो सबसे कम अभी आर्गन पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट अध्याय है हमारा देश। तो हमारा देश यानी कि भारत के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाती है। ठीक है, तो जो भारत है इसकी स्थिति क्या है? तो ये उत्तरी गोलार्ध पर है। भारत की स्थिति कहाँ पर है? देखिए, ये लगभग यहाँ पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर स्थित है। विस्तार कहाँ से कहाँ होता है? तो जो उत्तर से दक्षिण के बारे में बात करें तो कश्मीर से कन्याकुमारी। ठीक है, आप जो मैप देखते हैं, मैप ऐसे को जाता है तो ऐसे करके ऐसे आता है ना, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए, यहाँ से यहाँ जो आता है ये उत्तर से दक्षिण है। और ये गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश, ये गुजरात से लेकर ये इधर अरुणाचल प्रदेश तरफ, ये पूर्व से पश्चिम है। यानी कि सबसे उत्तरी जो है कौन सा है? तो लद्दाख पड़ता है। कश्मीर से कन्याकुमारी बताया जाता है लेकिन ये एनसीईआरटी में, लेकिन अभी जो है कश्मीर से ऊपर का जो जिला बना है या जो जिला है वो कौन सा है? वो लद्दाख है, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से, दक्षिण में कन्याकुमारी, और जो आपका पश्चिम में गुजरात और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो 7 देश स्थलीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? तो जैसे आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, ठीक है, और श्रीलंका, ये बांग्लादेश, ये सभी देश जो हैं ये सभी पड़ोसी देश हैं भारत के। ठीक है, नेक्स्ट आपका हिमालय। तो हिमालय यानी हिमनाद्री, ये कहाँ पर है? ये क्या है? तो महान हिमालय है, जो कि हिमाचल, मध्य, शिवालिक और ये दक्षिण में है। ठीक है, हिमालय मध्य में है और शिवालिक दक्षिण में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
विषय थर्ड आता है आपका नागरिक शास्त्र, कक्षा 6 में नागरिक शास्त्र सब्जेक्ट है। तो इस जो इसके बुक का क्या नाम है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट इसका नाम है, ठीक है। यहाँ पर पहला लेसन है विविधता की समझ, क्या नाम है लेसन का, विविधता की समझ लेसन का नाम है। जैसे कि यहाँ पर बात होती है सबसे पहले लद्दाख के बारे में, तो लद्दाख को ठंड का रेगिस्तान, ठंड का मरुस्थल भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर पश्मीना ऊन जो है फेमस है यहाँ का, ठीक है। पश्मीना ऊन जो कि पश्मीना बकरी के द्वारा जो कि 5000 फीट की ऊंचाई पर रहती है, ठीक है। चांगपा जनजाति के लोग इसको पालते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ की फेमस हैं। बौद्ध धर्म जो है सबसे छोटा तिब्बत, बौद्ध धर्म का सबसे छोटा तिब्बत भी आपके लद्दाख को कहा जाता है, ठीक है। लद्दाख को बौद्ध धर्म का सबसे छोटा तिब्बत कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका केरला, तो केरला किस लिए प्रसिद्ध है, तो मसाले के लिए प्रसिद्ध है, चीनी जाल के लिए प्रसिद्ध है, और जीना वाला और ओणम त्यौहार ये सभी कहाँ से हैं, ये सभी केरल से प्रसिद्ध हैं, ठीक है। ओणम त्यौहार कहाँ का है, केरल का है। अगला है आपका विविधता में एकता, तो विविधता में एकता का क्या मतलब है, तो यह वाक्यांश जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा था या दिया था, ठीक है। विविधता में एकता यानी कि जो भारत है विभिन्न विविधता वाला देश है, लेकिन फिर भी सभी एक साथ एक जो है एक साथ एक ही देश में रहते हैं, तो ये विविधता में एकता का अर्थ है। और जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में इसको लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट लेसन है आपका विविधता एवं भेदभाव, तो इसमें पूर्वाग्रह के बारे में चर्चा करें तो किसी के बारे में पहले से नकारात्मक राय बना लेना ही पूर्वाग्रह कहलाता है। जैसे हम पहले से ही आपको सोच लें कि आप जो है बहुत बेकार इंसान है, बहुत कड़ों से मतलब आपकी निगेटिविटी आपके लिए हम पहले से सोच लें, या आप हमारे लिए सोच लें, कोई किसी के लिए सोच लें, तो पूर्वाग्रह बिना देखे ही उसके विषय में पूर्वाग्रह कर लेना, यानी कि नकारात्मक राय बना लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपका रूढ़िवादी धारणा, तो रूढ़िवादी धारणा क्या होती है कि किसी समूह को एक ही छवि में बांध लेना, जैसे लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां गुड़िया से खेलती हैं, ठीक है। या लड़के बाहर के काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, और फीमेल होती हैं वो घर के काम ही करती हैं, तो ये क्या होती है, रूढ़िवादिता होती है ये। अगला है आपका संविधान, ठीक है। तो संविधान के दाता कौन है, संविधान किसने, जनक किसको कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। इन्होंने दलितों के अधिकार के लिए लड़ाइयाँ लड़ी और अनुच्छेद 15 में भेदभाव को रोका हुआ इन्होंने बताया, अनुच्छेद 15 के अनुसार भेदभाव रोका जाता है, ठीक है। तो ये है आपका संविधान के अंतर्गत कुछ चीज़ें जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगला लेसन है अध्याय 3 कि सरकारें क्या हैं, यानी कि सरकार क्या है। तो इसके स्तर पहले पूछता है कितने हैं, तो जो सरकार के स्तर हैं वो स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय, 3 स्तरीय सरकारें अपने भारत में हैं, ठीक है। कितने स्तरीय, तो 3 स्तरीय हैं। जैसे आपका सेंट्रल हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, फिर राज्य गवर्नमेंट हो गई, फिर स्थानीय गवर्नमेंट हो गई, ठीक है। यहाँ पर पीएम होंगे, यहाँ पर सीएम होंगे, यहाँ पर जब जैसे आपका लोकल विधायक हो गया, मंत्री जो आपका पार्षद हो गए, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में आपका ग्राम प्रधान हो गए इत्यादि हो गए, तो त्रिस्तरीय गवर्नमेंट होती है भारत में। लोकतंत्र कैसा है, तो जनता का शासन, जनता के द्वारा जनता के लिए, ठीक है। तो लोकतंत्र शासन है, जनता का शासन है, ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, तो ये 18 वर्ष से के ऊपर के सभी नागरिक वोट देने का अधिकार रहता है, ठीक है। जैसे ही कोई बंदा, ठीक है, मेल हो चाहे फीमेल, 18 वर्ष हो गए, 18 वर्ष प्लस हो गई, तो उसको वोट देने का अधिकार मिल जाता है। पहले या नहीं था, लेकिन सफरेजेट मूवमेंट महिला को वोट देने के लिए चला है, ठीक है। ये अभी वर्तमान में मताधिकार कितने वर्ष से स्टार्ट हो जाता है, तो 18 वर्ष से स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपका पंचायती राज, यानी कि पंचायती राज ये आपका सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सीटेट के लिए क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है पंचायती राज, ठीक है। तो यहाँ पहले बात चर्चा करते हैं हम ग्राम सभा के बारे में। तो ग्राम सभा क्या होती है, उन सभी वयस्कों की सभा है जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, यह पंचायत के कार्यों पर नज़र रखती है। जो ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा में क्या होता है कि सभी वयस्कों की ये सभा होती है जिनका नाम वोटर लिस्ट में रहता है, यह पंचायत के कार्यों पर नज़र रखती है। अगला है आपका ग्राम पंचायत। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में भी ध्यान रखिएगा कि कुछ विभेद हैं। जैसे ग्राम पंचायत क्या होती है, तो ये वार्ड पंच और सरपंच यानी मुखिया को मिलकर बनता है, ठीक है। वार्ड पंच और सरपंच को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनती है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है आपका सचिव। तो सचिव क्या होता है, तो सचिव इसका चुनाव नहीं लड़ सकता है, सरकार नियुक्त करती है। जो सचिव को कौन नियुक्त करता है, तो जो है सरकार इसको नियुक्त करती है।
यह ग्राम सभा और पंचायत की बैठक बुलाता है और रिकॉर्ड को रखता है। ठीक है, जैसे आपने फुलेरा में आपने देखा होगा, ठीक है, फुलेरा जो आपकी वेब सीरीज थी उसमें आपने देखा होगा इस चीज़ को कि सचिव जो है, सचिव क्या होता है, सरकारी आदमी होता है जो कि आपका ग्राम पंचायत जो बैठाता है, ग्राम पंचायत की बैठकें बुलाता है, ये यही बुलाता है और सारे रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, स्तर की बात करें, सरकार कितने स्तर की होती है, तो 3 स्तर की हमने बताया। आपका जो सबसे छोटा होगा वो ग्राम पंचायत जो कि गांव के लिए होगा, जनपद या पंचायत समिति यानी कि ब्लॉक के लिए होगा, और जिला परिषद। तो ये 3 स्तर पर जो है ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 5वां अध्याय, अध्याय 5, गांव का प्रशासन। तो गांव का प्रशासन में सबसे पहले बात आती है पटवारी और लेखपाल की। तो पटवारी यानी कि लेखपाल क्या होता है, तो ज़मीन को मापना और रिकॉर्ड रखना, यानी कि राजस्व विभाग का ये अधिकारी होता है, सरकारी अधिकारी होता है पटवारी या लेखपाल। ये ज़मीन को मापता है और इसका रिकॉर्ड रखता है। नेक्स्ट है आपका हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 यानी कि पिता की संपत्ति में बेटी और बेटा और माँ का बराबर का हिस्सा होगा। ठीक है, मान लो कोई एक मेल है, उसकी जो संपत्ति होगी उस पर किसका किसका अधिकार होगा, तो उसके जो पिता की संपत्ति में बेटों का अधिकार होगा, बेटियों के अधिकार होगा, और उसकी माँ का भी अधिकार होगा, बराबर का हिस्सा लगेगा। ठीक है, हिस्सा मिलेगा। ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका एसएचओ यानी कि पुलिस थाने का इंचार्ज होता है। एसएचओ कौन होता है, तो ये पुलिस थाने का इंचार्ज होता है। ठीक है, एसएचओ। अगला लेसन है, अगला अध्याय है आपका अध्याय 6, नगर पंचायत, नगर प्रशासन आपका। ठीक है, तो नगर प्रशासन में सबसे पहले बात करते हैं हम नगर निगम के बारे में। तो नगर निगम क्या होते हैं, ये बड़े शहरों का मुखिया मेयर कहलाता है। ठीक है, जैसे नगर कहीं कहीं नगर पंचायत होती है, कहीं कहीं पर नगर निगम होता है। तो जैसे आपका बड़े शहर जिनको आप महानगर कहते हैं, तो महानगर में क्या होता है, नगर निगम होती है, वहाँ पर नगर निगम होती है। उसका मुखिया कौन होता है, तो उसका मुखिया जो है मेयर कहलाता है। ठीक है, उसका मेयर क्या, उसका जो मुखिया होता है क्या कहलाता है, मेयर या पार्षद कहलाता है। ठीक है, अगला है आपका नगर पालिका। तो जैसे छोटे से कस्बे होते हैं जो महानगरों से या नगर निगम से छोटे होते हैं, वहाँ पर होता है नगर पालिका। ठीक है, जैसे छोटे जिले जहाँ पर होते हैं, तो ये छोटे कस्बों के लिए होता है। यहाँ का मुखिया क्या कहलाता है, तो अध्यक्ष कहलाता है, नगर पालिका अध्यक्ष कहलाता है। ठीक है, ये अगला है आपका पार्षद। तो पार्षद कौन कौन से होते हैं, तो ये अलग अलग वार्ड में बटा होता है, हर वार्ड में एक पार्षद चुना जाता है। ठीक है, जिसको आप सभासद कहते हैं, वही होते हैं पार्षद। ठीक है, तो ये हुआ आपका कक्षा 6 का एनसीईआरटी बेस्ड एसएसटी। ठीक है, ये क्या थी, ये अभी हमारी नोट्स थी जो कि कक्षा 6 का पूरा निचोड़ हमने दिया है सीटेट के लिए। डायरेक्ट स्टेटमेंट यहीं से उठते हैं। अब इसके बाद हम इसी वीडियो में आगे बात करने वाले हैं कक्षा 7 के बारे में। ठीक है, लेसन बाय लेसन। तो अगर वीडियो समझ आ रही हो, पसंद आ रही हो, तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और अभी आपकी वीडियो कैसी लग रही है नीचे कमेंट करिए। चलिए देखते हैं कक्षा 7 का आपका एसएसटी का पूरा निचोड़। चलिए यहाँ से हम क्या बात करेंगे, एनसीईआरटी सोशल साइंस नोट्स जो कि क्लास 7 के लिए होगा, ये भाग 2 है। ठीक है, पहले भाग में हमने कक्षा 6 से संबंधित एसएसटी की बात की, संपूर्ण निचोड़ की बात की। अब यहाँ पर कक्षा 7 और इसके बाद हम 7 के बाद 8th की बात करेंगे। ठीक है, क्लास 8th की। तो टारगेट हमारा क्या, सीटेट 2026। ठीक है, तो यहाँ पर जो इतिहास का पहला भाग है, पहला इतिहास यानी कि पहले ये देखिए यहाँ पर इतिहास जो है उसका नाम क्या है, तो इतिहास का नाम है हमारे अतीत। हमारे अतीत पहला जो फर्स्ट था वो कक्षा 6 की थी, अतीत सेकंड जो है कक्षा 7 की है। तो यहाँ पर मध्यकालीन भारत की बात होगी, यानी कि 700 से 1700 ईस्वी तक की यहाँ पर बात होगी, 700 से 1700 ईस्वी तक। ठीक है, पहला अध्याय का नाम क्या है, तो अध्याय 1 कहता है हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। जो आपका अध्याय यानी पहला लेसन है वो कौन सा है, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल करना। ठीक है, पहला लेसन आपका ये है। तो इसमें सबसे पहले बात होगी मानचित्रकार की। तो मानचित्रकार यानी कि अल इरशीदी जो कि अरब से, जो अरब के थे, ये इनका 1154 में नक्शा बनाया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नक्शा बनाया जिसमें जो है, जिसमें क्या हुआ, जिसमें दक्षिण भारत ऊपर की तरफ था। दक्षिण भारत क्या किया, इन्होंने ऊपर तरफ दिखा दिया। और फ्रांसीसी मानचित्र 1720 में यह सही नक्शा बनाया गया। 1720 में यहाँ पर जो उल्टा बना, देखिए जो मानचित्र बना था इन्होंने, ये थे अल इदरीसी। इन्होंने क्या किया, ऊपर साइड जिधर आपका नॉर्थ साइड जिधर यूपी, आपका उत्तराखंड, आपका दिल्ली, लेह लद्दाख, कश्मीर इत्यादि है, उधर इन्होंने क्या किया, उल्टा बना दिया। जो साउथ इंडिया ऊपर दिखा दिए, नॉर्थ इंडिया इन्होंने नीचे कर दिया। लेकिन जो सही चित्र बना
मानचित्र ये कब बना, ये 1920 में बना, ठीक है। तो आप सॉरी 1720 में, सही मानचित्र कब बना, ये 1720 में बना। अगला है आपका शब्दावलियाँ। तो शब्दावलियाँ जो हिंदुस्तान शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो मिहान दे सिराज ने किया था। कब, तो 13वीं सदी में किया था, जिसमें पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के इलाकों के लिए यह किया गया था। हिंदुस्तान जो किन राज्यों के लिए था, तो ये आपका जो पंजाब था, पंजाब क्षेत्र, हरियाणा क्षेत्र और गंगा यमुना का मैदान इलाकी क्षेत्रों के लिए किया गया था, जिसमें अमीर खुसरो ने हिंद शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। हिंद शब्द का प्रयोग किसने किया, अमीर खुसरो ने किया था। तो ये शब्दावली है कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था, मिराज हिंद ने, जो मिराज हिंद पुस्तक है अमीर खुसरो की, उसमें इन्होंने प्रयोग किया, ठीक है। अगला है आपका पांडुलिपि। तो पांडुलिपि क्या था, तो अभिलेख जो अभिलेख थे, अभिलेखागार ये थे पांडुलिपियाँ, ठीक है, जो रखी जाती थी अभिलेखागार में, जो कि नस्तलीक लिपि यानी कि बाईं ओर से लिखी जाती थी, और शिस्कत लिपि क्या थी, ये दाहिनी ओर से लिखी जाती थी, लिखने का चलन था, ठीक है। तो नस्तलिपि किस ओर से, बाईं ओर से, और शिस्कत लिपि दाहिनी ओर से। जैसे आपका जो है उर्दू हो गया, तो उर्दू किधर से लिखते हैं आप, दाएं से बाईं ऊपर इधर को आते हैं, लेकिन जो नास्तिक लिपि है वो क्या करते हैं, वो आप इधर से लिखते हैं, इधर के लिए आप जाते हैं, ठीक है। अगला अध्याय था नए राजा और उनके राज्य। क्या अध्याय है, नए राजा और उनके राज्य। तो आपसे पूछता है त्रिपक्षीय संघर्ष, कई बार पूछा गया त्रिपक्षीय संघर्ष किसके कारण, किसके लिए हुआ, तो कन्नौज पर नियंत्रण के लिए हुआ, ठीक है। जिसमें कौन कौन शामिल था, कई बार पूछा गया क्वेश्चन कि त्रिपक्षीय युद्ध या त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन वंश शामिल थे। तो आपका गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश, इन तीनों वंशों के बीच में लड़ाई चली, ठीक है। जो आपका कन्नौज पर अधिकार के लिए कौन कौन से समुदाय लड़े, तो आपका पाल वंश, राष्ट्रकूट और गुज्जर प्रतिहार के बीच एक भीषण संघर्ष देखने को मिला, जो कि काफ़ी लंबे समय तक चला, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चोल साम्राज्य। तो चोल साम्राज्य में कुछ प्रश्न जो है कि कुछ शब्दावलियाँ पूछता है। तो इसमें पूछता है कि उर क्या था, उर क्या था, तो उर क्या था, ये किसानों की बस्तियाँ थी। चोल साम्राज्य में पूछा जाता है कि उर क्या था, तो ये साम्राज्य जो किसान थे, किसानों की बस्तियों को उर कहा गया। नाड़ू किसको कहा गया, तो नाड़ू गांव का समूह था, ठीक है, जो कि न्याय और कर वसूलने का काम करते थे, ठीक है। नाड़ू गांव का समूह था, यहाँ से क्या होता है, न्याय और कर वसूलने के लिए काम यहाँ पे होता था। नेक्स्ट है आपका वेटी। तो वेटी क्या होता है, नगद नहीं बल्कि जबरन जो है परिश्रम करवाया जाता है, या श्रम या बेगार जिसको कहा जाता है, बेगार करना, यानी कि ज़बरदस्ती मेहनत करवाना, मजदूरी करवाना, ठीक है। तो क्या कहलाता था, वेटी कहलाता था। और किसानों की बस्तियाँ थी, नाड़ू गांव का समूह था, वेटी जो वेटी थी, ये वेटी नगद नहीं बल्कि जबरन श्रम या बेगार था। अगला है आपका कांस्य प्रतिमा। तो कांस्य प्रतिमा जो थी, इस चोलों के समय नटराज की मूर्ति विश्व प्रसिद्ध थी, ठीक है। कांस्य प्रतिमाएं किसकी थी, तो नटराज की मूर्ति थी, ठीक है, जो कि विश्व प्रसिद्ध थी। अगला है आपका प्रशस्ति नागभट्ट, यानी कि प्रतिहार राजा था ये, ठीक है। प्रतिहार राजा सशस्त्री ये इन्होंने संस्कृत में लिखी थी और ग्वालियर एमपी में मिली थी, ठीक है। ये कहाँ की है, तो एमपी में ग्वालियर जगह पड़ती है, वहाँ का है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अध्याय 3। अध्याय 3 में क्या है आपका, दिल्ली को सुल्तान, क्या है, दिल्ली के सुल्तान है, ठीक है। तो यहाँ पर अगला है आपका पॉइंट है तवारीख। तो तवारीख क्या है, तो जो आपके तवारीख आता है, ठीक है, ये दिल्ली सुल्तानों के शासन की प्रशंसा में फारसी भाषा थी ये, ठीक है। जो तवारीख थी, ये पूछेगा आपसे क्या है, तो ये फारसी भाषा थी। क्या थी, तवारीख क्या है, फारसी भाषा, सुल्तानों के शासनकाल का प्रशासन की एक भाषा थी। जैसे अभी कौन सा यहाँ पर भारत में क्या चल रहा है, तो भारत में राजभाषा जो है हिंदी है ना, जैसे अभी हिंदी है, तो उस समय जो सुल्तान थे उनकी शासकीय जो भाषा थी वो क्या थी, फारसी रही है। तो तवारीख फारसी भाषा थी। अगला पूछता है आपका रजिया सुल्तान के बारे में। सीटेट का फेमस क्वेश्चन रजिया सुल्तान से संबंधित बिंदु पूछा जाता है। तो रजिया सुल्तान कौन थी, तो ये कौन थी, ये इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है। इल्तुतमिश की बेटी थी, जिसने जो सुल्तान बनी, ये कब बनी, ये 1236 ईस्वी में बनी। कब बनी, 1236 ईस्वी में। मिजाज ए हिंद ने लिखा कि वह अपने भाइयों से सबसे योग्य थी। तो सबसे योग्य थी रजिया सुल्तान, ये किसने लिखा, तो ये लिखा है आपके मिहान दे सिराज ने, ठीक है।
फिर भी समाज ने उसे स्वीकारा नहीं, ठीक है, फिर भी समाज ने उसे नहीं स्वीकारा। और 1240 में यानी कि 4 साल बाद उसको जो है हटा दिया, यानी कि सुल्तान के पद से हटा दिया गया। टोटल कितने साल उसने शासन किया? 4 साल। और जो इनके भाई थे, सभी भाइयों में सबसे ज़्यादा जो है योग्य कौन थी? रजिया सुल्तान ही थी। तो रजिया सुल्तान कौन थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। इसको सुल्तान की पदवी कब मिली या सुल्तान के जो है चेयर पे कब बैठी है? तो ये बैठी थी आपकी 1236 ईस्वी में, और 1240 में इसको हटा दिया गया था षड्यंत्र रचने के बाद, ठीक है, षड्यंत्र के तहत इसको हटा दिया गया था। नेक्स्ट है आपका बाजार नियंत्रण। तो बाजार नियंत्रण किसके लिए शब्दावली आई हैं? तो आई है अलाउद्दीन खिलजी के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के खर्च को कम करने के लिए दाम फिक्स कर दिए, ठीक है। बाजार नियंत्रण किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। क्यों? क्योंकि इसने सैनिकों के खर्च को कम करने के लिए दाम फिक्स कर दिया था। अगर दाम फिक्स हो गया तो जो है जो सैनिक होंगे वो ज़्यादा पैसा उनको नहीं मिलेगा, ठीक है, तो इन्होंने दाम फिक्स कर दिया था। अगला है आपका इब्न बतूता। तो इब्न बतूता कौन था? तो ये मोरक्को यानी कि अफ्रीका से 14वीं शताब्दी में भारत आया था। मोरक्को कौन था? मोरक्को एक विदेशी यात्री था। कहाँ से आया था? तो ये मोरक्को यानी कि अफ्रीका से आया था। कब आया? 14वीं शताब्दी में भारत आया, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मुगल साम्राज्य। नेक्स्ट आपका क्या है? मुगल साम्राज्य है। तो मुगल साम्राज्य के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले बात आती है बाबर की। तो बाबर के जो कुछ युद्ध रहे हैं, तो बाबर की जो पहली लड़ाई कौन सी थी? तो 1556 में पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी को हराया इसने। बाबर ने क्या किया? 1556 में भारत आया और पानीपत की पहली लड़ाई इसने लड़ी, जिसमें से इसने इब्राहिम लोदी को क्या किया? हरा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपके अकबर हैं। अकबर सुलह ए कुल यानी कि सर्वत्र शांति की नीति अपनाई। अकबर ने क्या किया? सर्वत्र शांति की नीति अपनाई। टोडरमल कौन थे? तो टोडरमल इनके जो है राजस्व मंत्री थे। टोडरमल कौन थे? राजस्व मंत्री थी। जब्त क्या थी? तो इन्होंने कौन सी व्यवस्था जारी की? जब्त व्यवस्था लागू किया अकबर ने, ठीक है, जब्त व्यवस्था लागू की। और अबुल फजल अकबरनामा लिखी। अबुल फजल कौन, किसने लिखा? अबुल फजल ने क्या लिखा? तो अकबरनामा लिखा, जिसमें अकबर के जो है व्यवस्था या राज्य करने के बारे में लिखा गया है। बीरबल कौन थे इनके? तो बीरबल इनके दरबारी थे। इनके कितने नवरत्न थे? तो 7 नवरत्न थे, सॉरी 9 है। नेक्स्ट है आपका मनसबदार। मनसबदार क्या होता है? तो मनसबदार मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह जात से पद और वेतन तय होता था। मनसबदारी क्या थी? तो मनसबदारी क्या थी? ये क्या करते थे? जात से पद और वेतन तय होता था, यानी कि किस जात से किस समुदाय से हो तो उसके अनुसार जो है पद मिलता था और उसी के हिसाब से वेतन तय होता था, ठीक है। मनसबदारी ये कहती है। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकर शाह थे ये, यानी कि जिस कास्ट से होगा उस हिसाब से तुमको पद मिलेगा और उसी हिसाब से वेतन मिलेगा, ठीक है। मनसबदारी ये थी। नेक्स्ट है आपका अध्याय 5। अध्याय 5 में क्या है? ये शासक और इमारतें हैं। अध्याय 5 में आपका शासक और इमारतें हैं, ठीक है। जैसे पहला है आपका कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार किसने बनवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली मंजिल और इल्तुतमिश ने शेष बनवाई। यानी कि कुतुब मीनार की शुरुआत किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और जो कंप्लीट करवाया वो इल्तुतमिश ने करवाया था, ठीक है, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है आपकी वास्तुकला। तो ये बिंदुओं को याद रखिएगा। इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाई थी कुतुब मीनार और न्यू किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। नेक्स्ट आपका वास्तुकला। वास्तुकला में आपका पूछता है त्रपेदी। तो त्रपेदी क्या थी? ये आपकी सहतीशी शैली थी, जो कि स्तंभों की छत कही, जो स्तंभों की छत थी वो थी आपकी त्रिवेदी। और चापाकार तक क्या था? तो मेहराब के बीच में की स्टोन डालकर भार संभालना जो है चापाकार कहलाता है। मेहराब के बीच में की स्टोन डालकर भार को संभालना चापाकार कहलाता है। अगला है आपका बाग। तो बाग क्या है? 4 शैली। हुमायूं का मकबरा यहाँ पर है, ठीक है, कश्मीर के शालीमार बाग में। शालीमार बाग में जो है हुमायूं का मकबरा है कश्मीर के पास, कश्मीर में, ठीक है। अगला है आपका पितरादूरा। तो पितरादूरा क्या है? तो संगमरमर पर जमीन पत्थर जड़ने की कला है ये, जो कि ताजमहल में प्रयोग की गई पितरादूरा, ठीक है। ताजमहल में कौन सी जो है पत्थर रंगने की कला जो है ली गई?
तो पितरादूरा, ठीक है। संगमरमर पर जमीन पत्थर जड़ने की कला है जो कि ताजमहल में प्रयोग की गई। नेक्स्ट है आपका अध्याय 6। अध्याय 6 में क्या है, नगर व्यापारी और शिल्पीजन। नगर व्यापारी और शिल्पजन, इसमें सबसे पहले चर्चा होती है हम्पी की। किसकी? हम्पी की। हम्पी कहाँ पर है? आपका कर्नाटक में है। हम्पी कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की क्या थी राजधानी? हम्पी थी। यह महानवमी डिब्बा मिला, यहाँ पर क्या मिला? तो महानवमी डिब्बा यहाँ पर मिला, जो कि 1565 में तालीकोटा युद्ध में नष्ट हुआ था। तालीकोटा युद्ध में नष्ट हो गया था, ठीक है। तो हम्पी क्या थी? हम्पी विजयनगर की राजधानी थी। आप इस बात को याद रखिएगा। यहाँ से क्या मिला? महानवमी डिब्बा मिला। नेक्स्ट है आपका मसूरीपट्टम। तो मसूरीपट्टम कहाँ पर है? ये आपका स्थित है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में मसूरीपट्टम है और कृष्णा नदी के डेल्टा पर है, ठीक है। हॉलैंड यानी डच वालों ने यहाँ पर आके अपना किला बनाया था मसूरीपट्टम में सर्वप्रथम, ठीक है। तो मसूरीपट्टम कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के डेल्टा पर, ठीक है। अगला है आपका सूरत। तो सूरत क्यों प्रसिद्ध है? तो सूरत जो है मुगल काल में व्यापार का मुख्य केंद्र था। इसे मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहते हैं। सूरत जो है कहाँ पर है? अभी वर्तमान गुजरात में पड़ता है, ठीक है। तो इसको क्या कहा गया? गुजरात मुगल काल के व्यापार का मुख्य केंद्र से कहा गया। इसे मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा गया, ठीक है। अगला आपका अध्याय है 7, जिसमें जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय के बारे में बात की जाती है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले बात होती है गोंड की। तो गोंड क्या थे? तो स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? झूम खेती कहते हैं। तो गोंड कौन सी खेती करते थे? झूम खेती करते थे, यानी स्थानांतरित खेती। इसका उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो अकबरनामा में मिलता है। अकबरनामा के कंठ कटगा में, ठीक है। और रानी दुर्गावती के जो है, रानी दुर्गावती ने मुगलों से लोहा लिया, इसका भी उल्लेख मिलता है। रानी दुर्गावती ने किससे लोहा लिया? तो मुगलों से जो है आपका लोहा लिया था। ये कृषि खाती होती कहाँ पे है? तो मिजोरम साइड होती है, साउथ जो है आपका पूर्वोत्तर भारत में। पूर्वोत्तर भारत में मिजोरम खेत जो है आपकी झूम खेती होती है, जिसमें से क्या होता है, जंगल काट करके आग से जला करके खेती की जाती है और कुछ समय तक एक स्थान पर खेती करने के बाद उस स्थान को कुछ सालों के लिए छोड़ दिया जाता है। दूसरे स्थान पर भी वही चीज़ की जाती है कि जंगल को जलाकर पेड़ पत्तियों को काट कर जला दिया जाता है। जलाने के बाद फिर वहाँ पर खेती करने के बाद कुछ साल खेती करने के बाद फिर वो भी जगह छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। अगला है आपका अमोह, जो कि अमोह कहाँ पर है? असम में है। म्यांमार से आए थे ये लोग, ठीक है। म्यांमार से आए लोग कहाँ पर बसे थे? तो अमोह असम में बसे थे। इन्होंने क्या किया? पाइक यानी कि जबरन मजदूरी की व्यवस्था इन्होंने लागू की। 1962 में मीर जुल्म ने इन्हें हरा दिया, ठीक है। तो जो जबरन मजदूर व्यवस्था कहाँ से हुई? तो अमोह से हुई, ठीक है। ये कब ख़त्म कब हुई? तो 1962 में। नेक्स्ट आपका अध्याय है अध्याय 8। इसमें क्या है? ईश्वर से अनुराग यानी भक्ति और सूफी आंदोलन। तो सबसे पहले यहाँ पर बात होती है नायर। नायर यानी कि शैव के बारे में। ये शैव कौन थे? तो ये 63 संत थे जो कि अपर समंदर के थे, ठीक, अपार समंदर से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अलवार। तो अलवार किसके लिए प्रयुक्त हुए? तो अलवार कौन थे? वैष्णव वंशज थे। तो ये 12 संत थे, जिसमें से पेलियावार और अंडाल ये दिव्य प्रबंधन था, ठीक है। और इनका जो है इनका प्रमुख गीत संग्रह क्या था? तो दिव्य प्रबंधम था। अलवार और नयार दोनों पूछे जाते हैं। इसमें जो नयार में कितने जो संत थे? तो 63 थे और अलवार में ये 12 थे, ठीक है। ये शैव वंश, ये शैव को मानते थे और ये वैष्णव को मानते थे। नेक्स्ट है आपका वीर शैव। तो वीर शैव आंदोलन से संबंधित क्या है? तो ये बस बनना कर्नाटक में चलाया गया था, जो कि सभी मनुष्यों की समानता पर जोर दिया गया, ठीक है। छुआछूत या इत्यादि चीज़ों पर हटा करके सभी मनुष्यों की समानता पर जोर दिया गया था, ठीक है। वीर शैव आंदोलन। और ये वीर शैव आंदोलन कहाँ से? कर्नाटक से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका सूफी। तो सूफी क्या है? सूफी खानाकाह यानी कि धर्मशाला में रहते थे, जो सिलसिला यानी कि गुरु शिष्य की परंपरा यहीं से आपको देखने को मिलती है। गुरु शिष्य की परंपरा कहाँ से? तो सूफी से, ठीक है। आपका 9 नंबर अध्याय है, अध्याय 9, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। यानी कि जैसे आपने मलयालम में क्या है? चेर साम्राज्य। चेर साम्राज्य कहाँ से है? केरल से। जो चेर साम्राज्य था केरल से था। 12वीं सदी में जो है मलयालम भाषा को
राजकाज में लाया गया। संस्कृत से प्रभावित होकर ये भाषा आई। मलयालम जो आपकी मलयालम भाषा है ये किससे प्रभावित है? ये मलयालम संस्कृत से प्रभावित है। ये चेर साम्राज्य में लागू हुई जो कि 12वीं सदी में जारी की गई। ठीक है। अगला है आपका जगन्नाथ। जगन्नाथ कहाँ पर है? जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? ये पूरी उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पे? पूरी उड़ीसा में। ये स्थानीय जनजाति के देवता को विष्णु रूप में माना गया है। ठीक है। स्थानीय लोग यहाँ पर जो विष्णु का रूप मानते हैं जगन्नाथ जी को, ठीक है, विष्णु का स्वरूप मानते हैं और पूजा करते हैं। जगन्नाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका लघु चित्र यानी कि मिनीट्रेक्चर। तो ये कांगड़ा शैली यानी कि हिमाचल और बहोदरी शैली में सबसे प्रसिद्ध हुई है। लघु चित्र क्या है? ये कांगड़ा शैली, हिमाचल और बसोहली शैली प्रसिद्ध हुई। ठीक है। आपका 9 नंबर अध्याय है 18वीं शताब्दी के नए राजनीतिक गठन। ठीक है। तो यहाँ से सीधे फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चन ऐसे सीधा छपते हैं। ठीक है। जैसे ये लेसन का नाम है, इसमें मुगलों के पतन के बाद अवध, बुरहान और मुल्क, बंगाल में मुर्शीद कुली खान और हैदराबाद से निज़ाम उल मुल्क स्वतंत्र बने थे। ठीक है। यानी कि पतन के बाद अवध के नवाब रहे कौन रहे हैं? बुरहान उल मुल्क और बंगाल के मुर्शीद कुली खान और हैदराबाद के निज़ाम उल मुल्क स्वतंत्र राज्य बने हुए थे। नेक्स्ट है आपका सिख। तो सिख यानी कि सिख से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे गुरु गोविंद सिंह 1999 में खालसा पंथ की स्थापना की। तो आपसे पूछता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। कब की? तो 1699 में। अगला पूछता है आपका मराठा से संबंधित। तो मराठा यानी कि शिवाजी के चौथे और सरदेशमुखी कर वसूलते थे। शिवाजी ने चौथे और जो है सरदेशमुखी ये कर वसूलते थे मराठा से। यहाँ से पूछता है। ठीक है कि सरदेशमुखी कर कौन वसूलता था? तो तो आपका शिवाजी चौथे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ से शुरू होता है भूगोल। भूगोल का जो नाम है बुक का वो हमारा पर्यावरण। ठीक है। आवर एनवायरनमेंट नाम है। ये चीज़ें फिगर आप देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से जो पहला अध्याय बनता है, पहला अध्याय का नाम क्या है? पर्यावरण। पहला पर्यावरण के पहले ही हेडिंग है आपकी जीवी यानी कि बायोटिक। तो बायोटिक में क्या क्या है? तो सजीव पौधे और सजीव चीज़ें, जैसे आपका जीव जंतु हो गया, पौधे हो गए, ये सभी आपके जो है सजीव में या जीजीव में आते हैं। ठीक है। अजीव में कौन है? जैसे निर्जीव चीज़ें, जैसे आपके भूमि हो गया, जल हो गया, जिसमें जीव ना हो। तो ठीक ये क्या होते हैं? अजीव होते हैं। और जीजीव या सजीव क्या होते हैं? जिनमें जीवन पाया जाता हो। ठीक है। तो ये पर्यावरण की दो चीज़ें हैं। अगला आपका परितंत्र के बारे में बात की जाती है, चर्चा होती है परितंत्र यानी कि इकोसिस्टम के बारे में। तो इकोसिस्टम क्या होता है? तो वह तंत्र जिसमें सभी जीव आपस में एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के साथ क्रिया करते हैं, वो इकोसिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट है आपका अध्याय 2 हमारी पृथ्वी के अंदर यानी कि परते के बारे में बात होती है। तो पहले होती है आपकी, पहले बात करें प्रॉपर्टी यानी कि क्रस्ट के बारे में। तो क्रस्ट क्या होती है? ये सबसे ऊपरी पतली महाद्वीप में लगभग 35 किलोमीटर। ठीक है। नीचे और समुद्र में 5 किलोमीटर यानी कि ये होती है रियाल यानी कि सिलिका प्लस एल्युमिनियम की एक परत होती है जिसको प्रॉपर्टी कहा जाता है। ठीक है। ये 35 किलोमीटर ऊपर तक चलती है। ठीक है। महाद्वीप में ये 35 किलोमीटर जो पृथ्वी से 35 किलोमीटर के ऊपर तक होती है, प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है। तो ये किस चीज़ से बनी होती है? सिलिका प्लस एल्युमिनियम की बनी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेंटल। तो मेंटल लगभग 2900 किलोमीटर गहरी होती है। 2900 किलोमीटर गहरी क्या होती है? ये मेंटल कहलाती है। नेक्स्ट आपका क्रोड। तो क्रोड क्या होती है? क्रोड सबसे भीतरी, ये नीफे या निकल प्लस फेरस यानी कि लोहा से बनी होती है। क्रोड किससे बनी होती है? तो पृथ्वी के सबसे बीच की कोर होती है। ठीक है। सबसे भीतरी कोर कौन सी होती है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि पृथ्वी की सबसे भीतरी कोर कौन सी है? तो क्रोड होती है। किससे बनी होती है? नीफे या निकिल और प्लस फेरस या फिर लोहा, फेरस को ही लोहा कहते हैं, तो इससे बनी होती है। अगला है आपका सैल यानी कि रॉक्स। तो ये अग्नेय चट्टानें आपने पढ़ी होंगी जो मैग्ना के ठंडे होने से बेसाल्ट प्लस ग्रेनाइट से बनी होती है। ठीक है। जो अग्नेय चट्टानें किससे बनी होती हैं? सैल्स। तो ये मैग्ना के ठंडे होने से बेसाल्ट और ग्रेनाइट से बनती है। इसका प्राथमिक सैल इसे कहते हैं। औषधि क्या कहलाती हैं? तो तलछट के ज़माने में बलुआ पत्थर या चूना पत्थर इसमें जीवाश्म मिलते हैं। ठीक है। औषधि में। अगला आपका
कायांतरित, तो कायांतरित क्या होती है, तो ताप और दाब के रूप में बदला चूना, चूना मतलब कायांतरित क्या कहलाता है, तो देखो ताप और दाब के कारण बदलाव होने, जैसे चूना पत्थर से क्या हुआ, चूना पत्थर से संगमरमर, संगमरमर से चिकनी मिट्टी से स्लेटें, तो ये जो होता है कायांतरित चट्टानें कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिए ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे इग्नोरस रॉक, और ये आपका सेंटिमेंट्री हो गई और ये मेटाफॉर्मिक हो गई। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है अध्याय 3, हमारी पृथ्वी, हमारी बदलती पृथ्वी, तो अध्याय 3 है। ठीक है, जैसे यहाँ पर भूकंप के बारे में चर्चा होती है यहाँ पर, तो भूकंप क्या होता है, इसका भूकंप का जो उद्गम केंद्र होता है, जहाँ भूकंप शुरू होता है, वो क्या कहलाता है, उद्गम केंद्र होता है, जहाँ से भूकंप ज़्यादा तेज से स्टार्ट होता है। ठीक है, जिस जगह से, वो कहलाता है उद्गम केंद्र। अधिकेंद्र क्या होता है, तो इसके ठीक ऊपर की सतह होती है, यानी कि मान लो यहाँ से भूकंप स्टार्ट हो रहा है, तो अधिकेंद्र यहाँ पर जो ऊपर की सतह होगी ये अधिकेंद्र होगी, और जहाँ से भूकंप स्टार्ट होगा ये क्या होगा, ये उद्गम केंद्र कहलाएगा। अगला है आपका मापन, रिएक्टर, तो रिएक्टर स्केल से इसकी जो भूकंप होता है इसको मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं, तो रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। ठीक है, सिग्मोग्राफी क्या होती है, तो भूकंप की लेखी जो होती है, भूकंप के बारे में जो लिखा होता है लेखी, वो कहलाती है आपकी सिग्मोग्राफी। नेक्स्ट है आपका नदी के कार्य, तो नदी के कार्य यानी कि विसर्प, चाप, झील, बाढ़कृत मैदान और डेल्टा, ये नदी के कुछ कार्य होते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है पवन के कार्य, तो पवन के क्या कार्य होते हैं, जैसे छत्रक शैल हो गई रेगिस्तान में। ठीक है, छत्रक शैल रेगिस्तान में, और लोयस चीन के विशाल निपेक्ष में, और बालू का टीला, ये पवन के कार्य होते हैं, यानी कि रेगिस्तान में जो धूल आदि को इकट्ठा करते हैं कण, वही होती है सारी चीज़ें। हाँ, ये चलिए हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसका पूरा दिखाते हैं चित्र। तो ये देखिए यहाँ पर सारे स्पेयर दिखाए गए, जैसे थर्मोस्फेयर, स्टेरोस्फेयर, मेटास्फेयर और थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, तो ये होती हैं, इस तरह से संरचना होती है। ठीक है, ये संरचनाएं होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, ये आपकी संरचनाएं हैं। ये देखिए ये आपकी थर्मोस्फेयर होती है, ये आपकी यहाँ तक क्या होता है, यहाँ पर आपका यहाँ तक का जो ये वाला बना हुआ है देख रहे ये चीज़, यहाँ तक क्या है, स्टेरोस्फेयर है, यहाँ ये आपका मेसोस्फेयर है, और ये आपका जो है क्या है, ये आपका थर्मोस्फेयर है, और जो सबसे बाहरी भाग है ये जो है एक्सोस्फेयर है। ठीक है, बहिर्मंडल जिसको कहते हैं। तो देखिए इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं, लगा सकते हैं कि कौन सी परत कहाँ पर है। ठीक है, अब हम अध्याय 4 के बारे में बात करते हैं, आपके साथ चर्चा करते हैं अध्याय 4। ठीक है, अध्याय 4 में आपकी वायुमंडल परतें जो हमने अभी आपको दिखाई, यानी कि क्षोभ मंडल जो सबसे निचला होता है। ठीक है, जहाँ पर क्षोभ मंडल आपसे सीधा पूछता है कि कौन सी घटना किस मंडल में होती है, तो क्षोभ मंडल जो होता है जिसको ट्रोपोस्फियर आपने वो कहा, जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे आपका वर्षा होना, कोहरा होना इत्यादि कहाँ पे होता है, तो ये क्षोभ मंडल में होता है, सबसे निचले परत में। उससे ऊपर क्या होता है, समताप मंडल, समताप मंडल में क्या होता है, इसमें ओजोन परत जो है पाई जाती है, और हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श माना जाता है। आपसे सीधा पूछता है कि समताप मंडल में कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, या ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो आप क्या बताएंगे, समताप मंडल में। हवाई जहाज उड़ने के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र कौन सा मंडल होता है, तो हवाई जहाज उड़ने का सबसे अच्छा जो मंडल होता है वो आपका समताप मंडल होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। मध्य मंडल में क्या होता है, यहाँ पर उल्कापिंड जाते हैं, जहाँ पर उल्कापिंड यहाँ से जल जाते हैं वो क्या कहलाता है, मध्य मंडल कहलाता है। बहिर्मंडल में क्या होता है, तो यहाँ आयन मंडल रेडियो संचार से मदद ली जाती है। ठीक है, आयन मंडल से। अब आगे बात करते हैं आपतन से, तो आपतन यानी कि एस्टोलेटसन, ये क्या होता है आपतन, तो ये सूर्य के आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, यह भूमध्य पर सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, आपतन क्या होती है, सूर्य से आने वाली किरणें या ऊर्जा होती हैं जिसे पृथ्वी रोक लेती है। अगला आपका अध्याय 5 है जल। जल यानी कि लवणता के बारे में यहाँ पर बात की गई है, मृत सागर के बारे में बात की गई है। मृत सागर में जैसे 1000 ml यानी कि ग्राम जल में मौजूद नमक 300 ग्राम यहाँ पर जो है लवणता होती है, यानी कि इंसान इसमें डूबते नहीं, मछली की तरह तैरते रहते हैं। न तैर पाने वाला इंसान भी मृत सागर में डूबता नहीं। इसका कारण क्या है, तो इसकी लवणता यानी कि सैलिनिटी है, यानी ठीक है,
एक 1000 ml में जो जल होता है उसमें 300 ग्राम 340 ग्राम इसमें नमक मिलता है 1000 ml में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ज्वार भाटा। तो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से ज्वार और भाटा होता है। ज्वार और भाटा होता क्या है, ठीक है। तो ज्वार और भाटा जो है आपका ये अप डाउन जो चलता है ये होता है ज्वार, ये होता है भाटा, ठीक है। ये बृहदवार या पूर्णिमा अमावस्या को ये घटना घटित होती है ज्वार भाटा की, ठीक है। नेक्स्ट है आपका है महासागरीय धाराएं। तो महासागरीय धाराओं के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले बात होती है यहाँ पर चर्चा गल्फ गर्म के बारे में। तो गल्फ स्ट्रीम यानी विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर चलती हैं, किधर, विषुवत से ध्रुव की ओर ये चलती हैं, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम ये कैसी होती हैं, तो गर्म होती हैं। ठंडी कौन सी जलधारा होती है, तो लिब्राडोर ठंडी जलधारा है, ये ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलती है। तो इस बारे में भी ध्यान रखिएगा कि कौन सी जलधारा किधर की ओर चलती है। तो अगर गर्म जलधारा की बात करें तो गल्फ स्ट्रीम बताएंगे आप, ये विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है, यानी कि इधर से इधर की ओर। आपके जैसे ध्रुव होते हैं ये विषुवत रेखा हो गई, ये ध्रुव से इधर की ओर। और जो ठंडी होता है लिब्राडोर, ये ध्रुवों से विषुवत की ओर चलती है, यानी कि ये जो ध्रुव होते हैं ऊपर नीचे ये इधर से इधर की ओर चलती है, ठीक है। यानी कि बाहर के लिए कहे तो गर्म होगी, अंदर के लिए कहे तो आपकी लिब्राडोर हो जाएगी, ठीक। ध्रुवों से विषुवत की ओर ठंडी यानी कि लिब्राडोर हो जाएगी, ठीक है। जहाँ गर्म और ठंडी धारा मिलती है वहाँ मछली पालन और घना कोहरा ज़्यादा होता है, यानी कि जहाँ पर दोनों जलधाराएं मिलती हैं लिब्राडोर और आपका गल्फ स्ट्रीम, गर्म और ठंडी जहाँ पर मिलेंगे वहाँ पर क्या होगा, मछली पालन ज़्यादा होता है और घना कोहरा भी वहाँ पर ज़्यादा होता है, जैसे जापान के आसपास का क्षेत्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अध्याय 6 में प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन, ठीक है, नाम है इसका। तो उष्णकटिबंधीय वन के बारे में हम चर्चा होती है। तो उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ब्राज़ील के वन में, जैसे जिसको जो अमेजोन का जंगल है उसे क्या कहते हैं, ये पृथ्वी का फेफड़ा कहलाता है अमेजोन का जंगल, जिसमें एनाकोंडा सांप यहीं पर मिलता है, जो ब्राज़ील का वन है। अच्छा, ब्राज़ील जो आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ये जो सदाबहार अमेजन का जंगल है, ये तो कई राज्य जो है कई देशों में है ना, लेकिन सबसे ज़्यादा किस देश में जाता है, ब्राज़ील में, जिसको क्या कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। और एनाकोंडा सांप यहीं पर मिलता है। नेक्स्ट है आपका शीतोष्ण घास के मैदानी स्थल। तो आपका शीतोष्ण घास के स्थल कहाँ कहाँ पर है, प्रेरी कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में है। वेल्ड कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में है। पंपास कहाँ पर है, अर्जेंटीना का है। डाउन्स कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। डाउन्स घास का मैदान कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में है। पंपास कहाँ पर है, अर्जेंटीना में है। वेल्ड कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मानवीय पर्यावरण, यानी कि बस्तियाँ और जो है परिवहन। तो सबसे पहले यहाँ पर चर्चा करते हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे की, ठीक है। तो ये विश्व का सबसे लंबा जो है रेल मार्ग है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो कि कहाँ पर स्थित है, ये आपका रूस में स्थित है, ठीक है। स्वर्ण चतुर्भुज की बात करें तो स्वर्ण चतुर्भुज कैसे बना हो, तो दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई और चेन्नई से कोलकाता को जोड़ने वाला जो राजमार्ग है वही आपका स्वर्ण चतुर्भुज है। जैसे आपका दिल्ली यहाँ पर है, देखिए दिल्ली यहाँ पर है, मुंबई आपका यहाँ पर है, मुंबई और चेन्नई आपका लगभग यहाँ पर है, और चेन्नई से आपका ये कोलकाता यहाँ पर है, ठीक है। तो कोलकाता से ये जो जुड़ता है ये कहलाता है स्वर्ण चतुर्भुज, ठीक है। 4 स्टेट को जोड़ने वाला जो राजमार्ग है वो स्वर्ण चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। अध्याय 8, 9, 10 में क्या है, रेगिस्तान और प्रदेशों का जीवन है। तो सबसे पहले बात करते हैं चर्चा यहाँ पर लद्दाख की। तो लद्दाख क्या है, सबसे ठंडा रेगिस्तान है, इसको क्या कहते हैं, तो इसका ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यहाँ मैग्री ग्लेशियर भी है, ठीक है, और बौद्ध मठ गोम्पा भी यहीं पर स्थित है, ठीक है। और क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला जो है जो बनाया जाता है वो बिल्लो लकड़ी से बनाया जाता है, जो कि यहीं पर है, लद्दाख से मिलती है। बिल्लो लकड़ी कहाँ से मिलती है, तो बिल्वो जो लकड़ी मिलती है ये लद्दाख से ही मिलती है, इससे सबसे अच्छा बल्ला बनता है इस लकड़ी से। नेक्स्ट है आपका सहारा। तो सहारा क्या है, सबसे गर्म रेगिस्तान है। तो ये कहाँ पर है, जहाँ पर अल अजीबियाई यानी कि लीबिया में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया था, ठीक है। तो सबसे गर्म का सहारा का मरुस्थल सबसे गर्म है, ठीक है। तो यहाँ अल अजीका यानी कि लीबिया में सबसे अधिक जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। आपसे पूछता है कि विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान कौन सा है, तो सहारा
का मरुस्थल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अमेजन बेसिन। तो अमेजन बेसिन के बारे में चर्चा करें तो यहाँ ब्रेमिलायड के पौधे पत्तियाँ पानी जमा करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो कर्तन एवं दहन की खेती की जाती है, कर्तन एवं दहन की खेती कहाँ पर होती है? अमेजन बेसिन पर होती है, ठीक है। अब यहाँ से पार्ट 3 स्टार्ट होता है, नागरिक शास्त्र। भूगोल आपका यहीं से खत्म होता है, नागरिक शास्त्र यहाँ से शुरू होता है कक्षा 7 का। तो इसका नाम क्या है? सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकंड। पहला अध्याय इसमें, यानी पहला अध्ययन या पहला लेसन है इसमें समानता, ठीक है। तो समानता में सबसे पहले चर्चा करते हैं कांता की। तो वोट देने की लाइन में खड़े होना कांता कहलाता है। वोट देने की लाइन जो होती है उसको कांता कहते हैं, जिसमें राजनीतिक समानता। लेकिन अस्पताल की लाइन में गरीब पीछे होने के कारण है आर्थिक असमानता, ठीक है। हाँ, ये बिल्कुल फैक्ट है। यहाँ पर देखिए, जो जो आप छोड़ते हैं, जो वोटिंग करने जाते हैं, वोटिंग में क्या होता है? वोटिंग में सभी लोग एक साथ खड़े होते हैं, लेकिन जो अस्पताल आप जाते हैं तो जो अस्पताल में गरीब आदमी आपको हमेशा पीछे मिलता है। कारण क्या है कि गरीब है, उसको आर्थिक समानता नहीं दी जाती है, तो इसलिए अस्पताल में गरीब पीछे खड़ा होता है, ठीक है। अगला है आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो ये क्या है? ये आत्मकथा है जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा कौन सा है? जूठन, जिसमें स्कूल में झाड़ू लगवाई गई और जातिगत भेदभाव किया गया था, ठीक है। क्या किया गया? जातिगत भेदभाव जो है किया गया था। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा क्या है? जूठन है, ठीक है। आगे बात होती है मिड डे मील की। तो मिड डे मील कब कहाँ से शुरुआत हुई मिड डे मील की? यानी कि मध्याह्न भोजन जिसको कहते हैं, 2001 में तमिलनाडु से इसकी शुरुआत हुई। कहाँ से? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मिड डे मील कहाँ से शुरू किया गया, तो तमिलनाडु से। कब, किस वर्ष से? 2001 से। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों में लागू करने को कहा, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ पर मिड डे मील शुरू हुआ? तमिलनाडु में। कब? 2001 से। अगला है आपका नागरिक अधिकार आंदोलन, यानी कि यूएसए। ये 1 दिसंबर 1955 को रोज़ा पार्क्स यानी कि अफ्रीका अमेरिकन महिला ने बस में सीट न देने से मना किया, जिससे आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है। नागरिक अधिकार आंदोलन यानी कि यूएसए, 1 दिसंबर 1955 को रोज़ा पार्क्स, जो कि एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी, इनको बस में सीट देने से मना किया, जिससे यह आंदोलन शुरू हुआ। तो ये क्वेश्चन पूछता है। अगला है अध्याय सेकंड, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। तो यहाँ पर बात करते हैं कोस्टारिका की। तो कोस्टारिका दक्षिण अमेरिका का देश है। इन्होंने सेना खत्म करके यह पैसा स्वास्थ्य शिक्षा पर लगा दिया था, स्वास्थ्य और शिक्षा पर लगा दिया था, ठीक है इन्होंने। नेक्स्ट है आपका केरल मॉडल। तो केरल मॉडल 1966 में बजट का 40% पंचायतों को दिया, ताकि वो अपने भोजन, पानी और औरतों के विकास पर खर्च कर सकें। तो केरल मॉडल में 1996 में क्या हुआ? जो बजट था, बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया था। क्यों? किस काम के लिए? तो पानी, भोजन और औरतों के विकास के खर्च के लिए। अगला अध्याय यहाँ पर है बाजार में एक कमीज, ठीक है। क्या नाम है अध्याय का? बाजार में एक कमीज। तो यहाँ पर बात हम करेंगे दादन व्यवस्था के बारे में। तो दादन व्यवस्था क्या है? तो व्यापारी बुनकर जो कच्चा माल देता है और तैयार माल लेता है, ठीक है। दादन व्यवस्था क्या है? व्यापारी बुनकर को, यानी बुनने वालों को कच्चा माल देता है और तैयार किया हुआ माल लेता है। इसमें बुनकर को बहुत कम पैसा मिलता है, ठीक है। बहुत कम पैसा मिलता है, वह व्यापारी पर निर्भर रहता है। तो यानी कि व्यापारी जो होता है कच्चा माल बुनकरों को देता है और बुनकर से तैयार माल लेता है और बहुत कम पैसे में बुनकर काम करते हैं, ठीक है। व्यापारी पर ही निर्भर रहता है। अगला अध्याय है आपका समानता के लिए संघर्ष। तो तवा मत संघ यानी कि MTS, ये मध्य प्रदेश में है। जब सतपुड़ा के जंगल से लोगों को हटाया गया और तवा नदी पर बांध बना, तो यहाँ मछली पकड़ने का अधिकार छीन लिया गया, ठीक है। संघ ने लड़कर सहकारी समिति बनाई और 1997 में मछली पकड़ने का अधिकार वापस पाया, ठीक है। तो यहाँ पर जो मछली पकड़ने का संघ था, तवा मत्स्य संघ, तो मध्य प्रदेश में सतपुड़ा जो जंगल है वहाँ से लोगों को हटाया गया था और तवा नदी पर बांध बनाया गया। तो वहाँ जब बांध बना तो क्या हुआ कि मछली पकड़ने का अधिकार इन लोगों से छीन लिया गया। तो इस संघ के लोगों ने सहकारी समिति बनाई और जो है 1997 में मछली पकड़ने का अधिकार वापस पा लिया, ठीक है। तो ये थे आपके कक्षा 7 की NCERT बेस्ड नोट्स, ठीक है। ये कक्षा 7 के मुगल साम्राज्य और दिल्ली जो है दिल्ली सुल्तान और पर्यावरण
परतों और हवा वाले चैप्टर से सीटेट में जो है काफ़ी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। यानी कि जो कक्षा 7 में है मुग़ल साम्राज्य, दिल्ली सुल्तान और पर्यावरण, जिसमें से परतें और हवा होती है, उसमें उन चैप्टरों से सीटेट में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं इसी वीडियो में ही नेक्स्ट भाग में जो है कक्षा 8 की एनसीईआरटी नोट्स के बारे में, जिसमें से फिर से हिस्ट्री, जियोग्राफी और आपका जो आपका नागरिक शास्त्र है उसके बारे में, सिविक्स के बारे में बात करने चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से शुरू होता है भाग 3, यानी कि कक्षा 8 जो है भाग 3, यानी कि आपका जो कक्षा 6 था वो भाग 1, कक्षा 7 भाग 2 और कक्षा 8 भाग 3। ठीक है, सीटेट 2026 का टारगेट है। यहाँ पर पहला जो है इतिहास के बारे में बात करेंगे, तो अतीत थर्ड, जो इतिहास आपका है कक्षा 8 में उसका क्या नाम है, अतीत थर्ड। हमारे अतीत थर्ड जो है नाम है। कब से कब तक यहाँ पर बात होती है, चर्चा होती है, तो आधुनिक भारत की 1750 से लेकर के 1947 तक के यहाँ पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, कक्षा 8 के इतिहास में पहला अध्याय है आपका कैसे, कब और कहाँ। ठीक है, कैसे, कब और कहाँ, इस अध्याय के बारे में बात करने चल रहे हैं अब हम। ठीक है, तो पहले बात करेंगे जेम्स मिल के बारे में। जेम्स मिल ये क्या था, तो 1817 की ये बात है। इसमें एक जो है स्कॉटिश अर्थशास्त्री थे, इन्होंने क्या लिखा, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी और भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा, जैसे हिंदू, मुस्लिम और आपका ब्रिटिश। ये कहाँ के, जो स्कॉटलैंड के यानी कि स्कॉटिश अर्थशास्त्री थे, इन्होंने अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी, जिसमें से भारतीय इतिहास को 3 भागों में, 3 कालखंडों में विभक्त किया। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इतिहासकारों ने इसे गलत माना क्योंकि इसमें सिखों और बौद्धों की उपेक्षा की गई, यानी कि सिखों और बौद्धों के बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं की गई। ठीक है, तो इसलिए इतिहासकारों ने इसे गलत माना। अब आगे हम चर्चा करते हैं औपनिवेशिक में। तो औपनिवेशिक यानी कि कोलियन में। ठीक है, जब एक देश दूसरे देश पर दबदबा बनाकर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बदलाव लाता है तो वो क्या कहलाता है, औपनिवेशिक कहलाता है। यानी कि कोई ज़्यादा मजबूत देश किसी जो है कमज़ोर देश पर अपना दबदबा बनाता है। ठीक है, अपना दबदबा बनाकर उसमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बदलाव लाता है तो औपनिवेशिक कहलाता है। ठीक है, वो अगला है आपका सर्वेक्षण। तो सर्वेक्षण क्या है, अंग्रेजों का मानना था कि प्रशासन के लिए देश को जानना जरूरी है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जनगणना लाई और नक्शे बनवाना, जनगणना और नक्शे बनवाना काम जो होता है क्या कहलाता है, वो सर्वेक्षण का काम कहलाता है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, प्रशासन के लिए देश को जानना जरूरी कहा कि देश को जानना जरूरी है, जैसे कि देश हमारा कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इसमें कितने लोग लगभग हैं, तो जनगणना और नक्शे आदि बनवाया। नेक्स्ट आपका अध्याय है व्यापार। तो व्यापार से साम्राज्य तक, अध्याय 2 में कहाँ से कहाँ तक बात होगी, व्यापार से साम्राज्य तक। यानी कि 1600 ईस्वी में क्या होता है, 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार का चार्टर यानी कि एकाधिकार दे दिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पूछा जाता है कि कब से स्टार्ट हुई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ये अधिकार किसने दिया, एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार का चार्टर दे दिया, यानी कि एकाधिकार दे दिया। ठीक है, अगला बात होती है प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो ये 1757 में हुआ था। किसके मध्य हुआ, तो रॉबर्ट क्लाइव ने जो है सिराजुद्दौला को हराया था। रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराया। भारत में अंग्रेजों की पहली बड़ी जीत थी, जिसमें से जो आपका सिराजुद्दौला का साथी था जाफर, इसने धोखा दे दिया था। जाफर के मिलीभगत से जो है रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में 1757 में हरा दिया था। आगे आता है का बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ, तो ये मीर कासिम सिराजुद्दौला और आलम शाह द्वितीय इसमें से हार गए थे। ठीक है, ये युद्ध हुआ 1764 ईस्वी को। बक्सर कहाँ पर पड़ता है आपका, बक्सर है आपका ये भी बिहार में है, और जो प्लासी है ये भी आपका बिहार में ही। ठीक है, अगला है आपका सहायक संधि। तो सहायक संधि जो है, सहायक संधि के बारे में चर्चा करें तो लॉर्ड वेलेजली ने इसकी शुरुआत की। सहायक संधि की शुरुआत किसने की, लॉर्ड वेलेजली ने इसकी शुरुआत की। भारतीय राजा अपनी सेना नहीं रख सकता था इसके अंतर्गत, यानी कि जो सहायक संधि को स्वीकार करते थे, जो क्षेत्र जो प्रांत इस जो सहायक संधि को स्वीकार कर लेता था अंग्रेजों की सहायक संधि को,
तो उसमें वह अपनी जो है सेना को नहीं रख सकता था। अंग्रेजी अपनी खुद की सेना देती थी और कंपनी की सेना का खर्च किससे उठाना पड़ेगा, जो सहायक संधि जो राजा स्वीकार करेगा उसको। ठीक है, जो भी है, कोई भी अपना हस्तक्षेप राजा नहीं कर सकता था, न तो बाहरी दूसरे राज्यों से जो किसी अन्य राज्य से संधि समझौता कुछ भी नहीं कर सकता था। ठीक है, फिर वो जो सहायक संधि जो है प्राप्त कर लेता था। तो नेक्स्ट है आपका विलय की नीति। तो विलय की नीति कौन लाया, तो लॉर्ड डलहौजी ने ये नियम लागू किया, विनय की जो है विलय की नीति। अगर राजा पुरुष मतलब राजा जो हो उसका पुरुष वारिस ना हो जाए, यानी कि लड़का अगर वारिस के तौर पर नहीं होगा तो उसके राज्य को हड़प लिया जाएगा। जैसे जो है जो विलय नीति के अंतर्गत हड़पे गए जो प्रांत थे, जिसमें से सतारा, संभलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी, ये सभी क्या हुए, ये विलय नीति के आधार पर जो है हड़प लिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अब अध्याय है थर्ड अध्याय में है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो यहाँ पर बात होती है, चर्चा करेंगे हम स्थायी बंदोबस्त की। तो स्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट इंस्टॉलमेंट, ये कब आया, तो 1993 में आया। ये कौन लाया, लॉर्ड कॉर्नवालिस लाए। यानी कि राजाओं या तालुकदारों को जमींदार बनाया गया, राजस्व यानी कि टैक्स फिक्स कर दिया गया, जैसे बिहार और बंगाल में। ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त कौन लाया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था। ठीक है, महलवाड़ी व्यवस्था कब आई, तो 1822 में आई। इसको कौन लाया, तो होल्ट मैकेंजी लाया। महलवाड़ी व्यवस्था थी, होल्ट मैकेंजी लाया। इसमें क्या था, तो गांव के समूह को महल कहा। इसने जो गांव का समूह था, यानी कि जो गांव में लोग कई गांवों को इकट्ठा है, मतलब कि कई गांवों को समूह को क्या कहा इसने, महल कहा। ठीक है, राजस्व गांव का मुखिया इकट्ठा करता था, जो कि उत्तर भारत में ये जो है प्रचलन मशहूर था, महलवाड़ी। ठीक है, तो कौन इस महलवाड़ी व्यवस्था लाया, होल्ट मैकेंजी। ठीक है, अगला आपका रैयतवाड़ी, यानी कि रैयतवाड़ी ये थॉमस मुनरो लाया। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लाया, थॉमस मुनरो ने लाया। इसने क्या किया कि सीधा किसानों से रैयतों पर समझौता किया। ये दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ की है, तो ये आपकी दक्षिण भारत की है। इसने सीधे किसानों से रैयत यानी कि टैक्स वसूला। और आपका महलवाड़ी कहाँ की थी, तो महलवाड़ी उत्तर भारत की थी। ठीक है, नील विद्रोह कब हुआ, तो नील विद्रोह आपका 1859 में हुआ था। बंगाल के रैयतों ने जब नील के खेती से मना किया, यानी कि जो किसान थे, रैयत होते हैं किसान खेती करने वाले। ठीक है, तो जब बंगाल के रैयतों ने नील की खेती करने से मना किया, तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास नेता थे यहाँ पर। नील कर्पणा नाटक जो है दीनबंधु मित्र थे, इन्हें दर्शाया गया है। नील विद्रोह सीधा आपसे पूछेगा कि कब हुआ, तो नील विद्रोह आपका 1859 में हुआ था। कहाँ पर मना किया खेतिहारों ने या रैयतों ने, तो नील की खेती से करने से बंगाल में मना कर दिया गया था। अगला अध्याय है आपका फोर्थ, तो आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग, ये आपका अध्याय 4 के अंतर्गत है। तो आदिवासी के अंतर्गत पहले बात करते हैं हम चर्चा झूम खेती के बारे में, यानी कि शिफ्टिंग क्लुटिवेशन, यानी कि आपका स्थानांतरित खेती, ये क्या होती है। तो हमने अभी इसी वीडियो में थोड़े टाइम पहले बताया था कि पेड़ों को काटकर जलाना, जिसमें से राख खाद बनती है, और कुछ सालों तक एक ही स्थान पर खेती करते हैं लोग, और उसके बाद उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पर खेती की जाती है। जैसे कुछ टाइम के लिए यहाँ का जो है जंगल जलाया, इस जगह का जंगल जलाया और खेती की, उसके बाद उर्वरता कम हो गई, तो फिर उसके बाद यहाँ बगल की जंगल जलाया, खेती की, उसके बाद थोड़े साल बाद यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर वापस इधर, फिर उधर, कुछ समय बाद फिर लौट के यहाँ। तो इसको झूम खेती इसलिए कहते हैं क्योंकि एक जगह ना करके अलग अलग जगह पर की जाती थी, और इसीलिए इसको शिफ्टिंग या फिर स्थानांतरित खेती कहा गया। ठीक है, अगला आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण है बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा कहाँ से संबंधित है, झारखंड से। तो उलगुलान यानी कि महाविद्रोह का नेतृत्व किया इन्होंने। उलगुलान ने जो है ये इसका विद्रोह यहाँ पर किया। ठीक है, और खुद को भगवान का अवतार कहा। दीकुओं के बाहरी लोगों और अंग्रेजों के खिलाफ ये लड़े, और लक्ष्य क्या हुआ, जो है मुंडा राज स्थापित किया। लक्ष्य क्या था, मुंडा राज को स्थापित करना। ठीक है, तो बिरसा मुंडा कहाँ के था, कहाँ संबंधित है, झारखंड से। ठीक है, जो जंगल अधिनियम 2007 आया था। नेक्स्ट है आपका है अध्याय 5, यानी कि जब जनता बगावत करती है। जब जनता बगावत करती है यानी कि जो अंग्रेजों से परेशान होकर जनता बगावत करती है कि अब इनसे छुटकारा लेना है अंग्रेजों से। तो ये पहले समय था, जो दौर था 1857 का। 1857 की क्रांति यहीं से
शुरू होती है। तो 1857 की क्रांति का कारण क्या है, पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का क्या कारण है। तो बहुत से कारण थे, ठीक है, लेकिन जो तत्काल कारण बना, तत्कालिक कारण, उसमें एनफील्ड राइफल जो थी, राइफल में जो चर्बी वाले कारतूस का आना, यानी कि उसमें जो चर्बी वाले कारतूस था उसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया, जिसको राइफल में कारतूस को भरने से पहले कारतूस को मुंह से छीलना पड़ता था, ठीक है। तो ये आपका तात्कालिक कारण बना और सबसे बड़ा कारण बना था, ठीक है, 1857 की क्रांति का, जिसमें मंगल पांडे जो बैरकपुर में अफसरों पर हमला कर दिया था। बैरकपुर कहाँ पड़ता है आपका, तो ये आपका पश्चिम बंगाल की जगह है बैरकपुर, ठीक है। और उसके बाद विद्रोह आगे बढ़ता गया। 10 मई 1857 को मेरठ में हुआ। 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह शुरू किया और दिल्ली के लिए कूच कर दिया। नेता किसे चुना, तो बहादुर शाह जफर दिल्ली में जो रहते थे उनको अपना नेता चुना। नाना साहेब कानपुर से थे, रानी लक्ष्मीबाई आपकी झांसी से, और कुंवर सिंह बिहार से, ठीक है। परिणाम क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका जो देखिए ये नेतृत्व पूछता है कि कौन कहाँ से नेतृत्व किया था, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर कहाँ से नेतृत्व किए, दिल्ली से नेतृत्व किए। नाना साहब कहाँ से नेतृत्व किए, तो ये कानपुर से नेतृत्व किए। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से नेतृत्व की, झांसी से। कुंवर सिंह आपका बिहार से, ठीक है। तो ये नेता अपने अपनी जगह से नेतृत्व किए थे। परिणाम क्या निकल कर आए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया, ठीक है, और सत्ता ब्रिटिश ताज यानी कि क्राउन के हाथों में चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अध्याय 6 यानी कि बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। तो यहाँ पर बात होती है मुस्लिन की। तो मसलिन क्या होता है, ढाका की मलमल। ढाका की मलमल दुनिया भर में मशहूर थी, ठीक है। मुस्लिन क्या है, तो ढाका की मलमल, यानी कि जो आपका अभी कहाँ पे, ये ढाका कहाँ पे पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका बांग्लादेश में ढाका, ठीक है। तो यहाँ की जो मलमल थी ये दुनिया में मशहूर थी। अगला है आपका विट स्टील। तो विट स्टील कहाँ क्या था, तो जो विट स्टील था इसमें टीपू सुल्तान की जो तलवार बनी थी ये इसी से बनी थी। दक्षिण भारत का इतिहास जब आप पढ़ते हैं सुल्तान के, टीपू सुल्तान के बारे में, तो टीपू सुल्तान की जो तलवार थी वो इसी स्टील से बनी थी, विट स्टील से, ठीक है। अगला बात करते हैं हम टिस्को के बारे में। तो टिस्को की स्थापना किसने की थी और कब की थी, तो जमशेदजी टाटा ने 1907 में जमशेदपुर में जो है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे इसको शुरू किया था जमशेदपुर में, ठीक है। तो टिस्को की स्थापना किसने की, जमशेद टाटा ने कब की, तो 1907 ईस्वी में। अगला अध्याय आपका 7th अध्याय 7th है देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना, ठीक है। तो यहाँ पर चर्चा करते हैं प्राच्यवादी के बारे में। तो प्राच्यवादी क्या था, तो विलियम जोन्स और वारेन हेस्टिंग, इन्होंने क्या किया, भारतीय संस्कृति का ये सम्मान करते थे। तो आपसे पूछेगा कौन से विदेशी थे या अंग्रेज थे जो भारतीय संस्कृति है और संस्कृत का सम्मान करते थे, तो आपका विलियम जोन्स और वारेन हेस्टिंग जो थे इन्होंने भारतीय की संस्कृति का सम्मान किया था इन्होंने। और मैकाले के बारे में बात करें, लॉर्ड मैकाले जिनको कहते हैं, तो अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक था ये। मैकाले क्या था, अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक था। इसने क्या कहा कि यूरोप की एक अलमारी का ज्ञान भारत के पूरे इतिहास से बेहतर है, ये मैकाले का कथन है। अगला है आपका वुड डिस्पैच, यानी वुड डिस्पैच कब आया, तो 1854 में आया था वुड डिस्पैच। इसमें शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसको कहा गया और अंग्रेजी शिक्षा को इसने बढ़ावा दिया वुड डिस्पैच ने। सीधा आपसे पूछेगा वुड डिस्पैच कब आया, तो 1854 में। इसमें क्या था, इसको क्या कहा गया, तो शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। इसने किस भाषा को बढ़ावा दिया, ये किस शिक्षा को, तो अंग्रेजी शिक्षा को इसने बढ़ावा दिया। नेक्स्ट आपका है शांति निकेतन। तो 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे शुरू किया और प्रगति के बीच इसमें शिक्षा दी जाती थी। अगला अध्याय आपका अध्याय 8 यानी कि महिलाएं, जाति एवं सुधार। तो महिलाओं के बारे में सती प्रथा सबसे पहले चर्चा करते हैं सती प्रथा की। तो सती प्रथा जो है राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1928 में लॉर्ड बंटिंग ने इसमें रोक लगाई, यानी कि सती प्रथा का अंत आपसे पूछता है तो किसने किया, तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1929 में लॉर्ड बंटिंग ने इसको ख़त्म किया। विधवा विधवा विवाह था, तो विधवा विवाह को किसने समर्थन किया, शुरू किया, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसका समर्थन किया और 1856 में यह कानून बना, ठीक है। विधवा विवाह यानी कि जो महिलाएं विधवा हो जाती थी उनको दोबारा विवाह करने का नियम कब आया,
तो 1856 में आया, उससे पहले विवाह नहीं कर सकती थी वो। और ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने इसका समर्थन किया, ठीक है। अगला है आपका जो है सत्य शोधक समाज। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिराव फुले ने। कहाँ से थी? तो यह महाराष्ट्र से थी। इनकी पुस्तक कौन सी है? तो इनकी जो ज्योतिराव फुले की पुस्तक है वो गुलामगिरी है। गुलामगिरी यानी कि अंग्रेज जो अमेरिका दासों को इन्होंने समर्पित की। गुलामगिरी जो पुस्तक थी वो ज्योतिराव फुले ने लिखी थी और अमेरिका के जो दास थे उनको इन्होंने समर्पित किया। नेक्स्ट है आपका अंबेडकर। तो अंबेडकर क्या है? मंदिर प्रवेश आंदोलन 1927 में चलाया गया। अंबेडकर क्या था? मंदिर प्रवेश में आंदोलन चलाया गया 1927 में, ठीक है। अगला अध्याय है 9 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन, यानी कि 1870 से लेकर 1947 तक। तो इसमें आपका आता है इल्बर्ट बिल विवाद। सबसे पहले क्या पूछा जाता है आपका? इल्बर्ट बिल विवाद। तो यह क्या था? अंग्रेजों ने इसका विरोध किया क्योंकि इसमें भारतीय जज अंग्रेजों का मुकदमा सुन सकते थे। इल्बर्ट बिल विवाद में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने इसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि इसमें भारतीय जज जो थे वो अंग्रेजों का जो मुकदमा सुन सकते थे और अंग्रेजों को ये हजम नहीं था कि जो भारतीय जज हों वो अंग्रेजों पर मुकदमा चलाएं या अंग्रेजों पर मुकदमा सुना जाए, ठीक है। तो इल्बर्ट बिल विवाद इससे संबंधित है। नेक्स्ट है आपका बंगभंग आंदोलन, यानी कि 1905 में क्या हुआ? बंगाल को 2 भागों में बांटा गया। तो किसने बांटा? लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। बंगाल को 2 भागों में किसने बांटा था? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया, जिसमें स्वदेशी आंदोलन यहीं से शुरू हुआ और वंदे मातरम गीत यहीं पर गाया गया था, ठीक है। बंगभंग आंदोलन कब हुआ? 1905 में हुआ था। अगला है आपका गांधी आगमन। तो गांधी जी का आगमन कब होता है? तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब लौटते हैं? ये 1915 में लौटते हैं। 1915 में लौटते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो 1920 से लेकर 1922। तो चौरी चौरा कांड होता है जिसमें से थाना जलाया जाता है। थाना को फूंक देते हैं जो भारत के लोग थे, स्वतंत्रता चाहने वाले लोग, स्वतंत्रता संग्रामी लोग। तो इन्होंने क्या किया था? चौरी चौरा कांड में जो है ये आपका कहाँ पर? गोरखपुर के पास एक जगह पड़ती है चौरी चौरा। तो वहाँ पर एक कांड होता है जिसमें से आक्रोशित लोगों ने थाने को फूंक दी, जिसमें से कौन सा वो था बिल जिसमें विवाद और बिना किसी विवाद के लोगों को उठाया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था। तो उसी विवाद के विरोध में क्या हुआ कि जो भारतीय सेनानी थे इन्होंने आक्रोश में आकर थानों को फूंक दिया, जिसमें से असहयोग आंदोलन यहाँ पर वापस लिया गया था। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज की मांग किसने रखी? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखी। कब रखी? 1929 में लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन का रावी नदी के तट पर, जो अब वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है ये? तो पाकिस्तान पे, ठीक है। लाहौर नदी के तट से पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 1942 को करो या मरो का नारा दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ, करो और मरो का नारा इसमें दिया गया। नेक्स्ट आपका है अध्याय 10 स्वतंत्रता के बाद, यानी कि यहाँ पर समस्याएं के बारे में बात हुई, शरणार्थी रियायतों का विलय, और सरदार पटेल ने इसको किया था, ठीक है। अगला है आपका संविधान। संविधान जो है कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है। सब 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान, भारत का संविधान लागू हुआ, ठीक है। भाषाई राज्यों के बारे में बात करें तो 1953 में आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा के आधार पर पहला राज्य बना, और पोट्टी श्रीमल्लू की भूख हड़ताल के बाद बना था, ठीक है। पोट्टी श्री रामुलू की भूख हड़ताल के बाद बना और भाषा के आधार पर बंटने वाला ये प्रथम राज्य था। इसके बाद ये साइन हुआ कि अब भाषा के आधार पर कोई भी राज्य नहीं बटेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगला विषय है आप कौन सा? भूगोल का। भूगोल के विषय का क्या नाम है? संसाधन एवं विकास, ठीक है। संसाधन एवं विकास आपका सेकंड सब्जेक्ट है। अध्याय फर्स्ट यानी कि लेसन फर्स्ट में बात करेंगे हम संसाधन के बारे में। तो संसाधन क्या होते हैं? तो कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे वो होती है संसाधन, ठीक है। संसाधन अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे खाने पीने का संसाधन, आने जाने का संसाधन, रहन सहन का संसाधन। तो जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, वही क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। ये इनके प्रकार के बारे में बात करें तो जैसे प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में आपका नवीकरण यानी कि सौर, पवन, ये असीमित है ना, यानी कि इनकी अभी सीमा नहीं है। तो ये प्राकृतिक
के संसाधन कहलाते हैं। और नवीकरणीय में क्या आ जाएगा, जो समाप्त हो जाएं, जो सीमित है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, लकड़ी हो गई इत्यादि, ये कभी सभी क्या हैं, ये सीमित हैं। अगला है आपका मानव निर्मित। तो मानव निर्मित में क्या आता है, जो जिन चीज़ों को मानव ने बनाया हो, जैसे आपका सड़कें हो गई, मशीनें हो गई, ठीक है, इमारतें हो गई, मंजिलें हो गई, रेलवे ट्रैक हो गए, जिन चीज़ों को मनुष्यों ने बनाया है वो मानव निर्मित होंगे। और मानव संसाधन की बात की जाए तो जैसे लोग हो गए, लोग जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य इन्हें बहुमूल्य बताते हैं। तो मानव संसाधन ये हो, ठीक है, शिक्षा हो गई मानव संसाधन। अगला है आपका सतत पोषणीय विकास, यानी कि संसाधनों का एक ऐसा इस्तेमाल करना जो कि भविष्य के लिए बचे रहें, तो सतत पोषणीय विकास कहलाता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर इस चित्र को आप देख सकते हैं। तो ये जो पेड़ उगते हैं ये इस तरह से उगते हैं, ठीक है। ये आपका ओ जो है ऑर्गेनिक है, ए सफरेस है, और बी आपका सब सॉइल है, और आपका जो सी है वो सब स्ट्रेसिट्रम है, ठीक है। तो ये इस तरह से वृक्ष उगता है। ये चलिए इसको बात में बात करते हैं अध्याय सेकंड में, यानी कि भूमि, मृदा और जल प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। तो भूमि उपयोग कौन सी होती है, तो स्थलाकृति, मृदा, जलवायु पर निर्भर करती है, ठीक है। जो भूमि का उपयोग होता है वो स्थलाकृति, मृदा और जलवायु पर निर्भर करती है। मृदा का निर्माण के कारक की बात करें तो जनक साइल, जलवायु, स्थलाकृति, समय और जैविक क्रियाएं होती हैं, ठीक है। मल्चिंग क्या होती है, तो पौधे के बीच अनवरत भूमि को पुलाव से ढकना, नमी के बचाने के लिए, तो ये होती है मल्चिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेदिका फार्म। तो वेदिका फार्म क्या होता है, ये पहाड़ ढलानें होती हैं, पहाड़ से नीचे की ओर जो ढलान होती है वो उसको वेदिका फार्म कहा जाता है। अगला है आपका रक्षक मेलखाएँ। तो पवन की गति को रोकने के लिए कतार में पेड़ लगाना, यानी कि जो तूफान टाइप का जो हवा आती है, पवन की गति को रोकने के लिए एक के बाद एक जो पेड़ लगाए जाते हैं, ये रक्षक मेलखाएँ कहलाती हैं, ठीक है। अगला आपका जल है। तो जल क्या है, पृथ्वी पर 2.7% अलवणीय, यानी कि ताज़ा जल है, जो कि पीने योग्य केवल इसमें से 1% है, ठीक है। पीने योग्य कितना परसेंट है, तो 1% सिर्फ पीने योग्य जल है। अगला है आपका खनिज। अध्याय 3 है खनिज और शक्ति संसाधन। तो सबसे पहले बात करें धात्विक खनिज में, तो धात्विक खनिज कौन से होते हैं, जैसे लोहा हो गया, लोहे के अयस्क कौन से होते हैं, तो मैग्नीज हो गया, ठीक है। मैग्नीज और कई सारे होते हैं ना इसके। अगला आपका अलाव। तो अलाव कौन से होते हैं, जिसमें लोहा ना हो, जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कांसा, ये सभी जो होते हैं अलाव में आते हैं। निष्कर्षण क्या होता है, तो खनन यानी कि खोदना। प्रभेदन क्या होता है, तो तेल निकालना, यानी कि प्रभेदन के द्वारा तेल को निकाला जाता है। अखनन क्या होता है, सतह से उठाना, तो अखनन कहलाता है वो। नेक्स्ट है परंपरागत ऊर्जा। तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या है, तो कोयला हो गया, ठीक है। अंतर्हित धूप कहते हैं इसे, पेट्रोलियम, काला सोना कहते हैं इसको। पेट्रोलियम को क्या कहते हैं, काला सोना या नीला सोना कहते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम को काला सोना अगर पेट्रोलियम मिले तो आप कोयले पर टिक कर सकते हैं। प्राकृतिक गैसें ये सभी होते हैं परंपरागत स्रोत, यानी कि जो लिमिटेड हैं। अगला है आपका गैर परंपरागत स्रोत। तो ये क्या होते हैं गैर परंपरागत स्रोत, जैसे सौर हो गया, सौर, पवन, ज्वारी, बायोगैस, ये और जैविक कचरे, ये गैर परंपरागत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अध्याय 4 में यहाँ पर बात होगी कृषि के बारे में, यानी निर्वाहन कृषि। निर्वाहन कृषि केवल परिवार का पेट भरने के लिए होती है। जो निर्वाहन कृषि होती है इसमें क्या होता है, केवल परिवार के पेट भरने के लिए। स्थानांतरित खेती क्या होती है, तो हमने अभी इसी वीडियो में इससे पहले भी बताया, पूर्वोत्तर भारत में झूम खेती, ब्राज़ील में इसे रोका और मलेशिया में इसे लदांग कहा जाता है। तो झूम खेती यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर जो खेती की जाती है, जो आपका मिजोरम में होती है उसको जो पूर्वोत्तर भारत में झूम कहते हैं, ब्राज़ील में इसे रोका कहते हैं, और मलेशिया में इसे लदांग कहा जाता है, ठीक है। अगले बात करते हैं आगे हम वाणिज्य कृषि के बारे में। तो वाणिज्य कृषि क्या होती है, बाजार में बेचने के लिए जो कृषि की जाती है, जैसे गेहूँ हो गया, मक्का हो गया इत्यादि की खेती जो बड़े स्तर पर की जाती है, तो ये वाणिज्य कृषि कहलाती है। नेक्स्ट है आपका रोपण। तो रोपण कृषि के अंतर्गत क्या क्या होता है, जैसे आपका चाय हो गया, कहवा, काजू, रबर, ये सभी आपकी रोपण होती है, ठीक है। और रोपण आपका जो है आपका धान भी रोपण के अंतर्गत ही आएगा, यानी कि जो जिसकी रोपाई की जाती है,
ठीक है। नेक्स्ट है आपका सुनहरा रेशा। तो सुनहरा रेशा यानी कि पटसन, इसे जूट कहा जाता है। ठीक है। इसे जलोढ़ मिट्टी और भारी वर्षा चाहिए। जलोढ़ मिट्टी और भारी वर्षा यानी ज़्यादा पानी। ठीक है। तो जो है आपका सुनहरा रेशा यानी पटसन या फिर जूट इसे कहते हैं। अगला आपका है अध्याय 5। इसमें क्या है, उद्योग के बारे में बात होगी। ठीक है। तो सनराइज उद्योग क्या होते हैं, तो उभरते हुए उद्योग जैसे सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी सेक्टर जो होता है आपका। ठीक है। ये सनराइजिंग उद्योग है आपका। लौह इस्पात, तो लौह इस्पात कहाँ क्या है ये, तो आधुनिक उद्योग का मेरुदंड इसे कहा जाता है, यानी कि पिटसबर्ग यूएसए और जमशेदपुर भारत। ठीक है। यहाँ पर लौह उत्पाद काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है आपका सिलिकॉन घाटी। तो सिलिकॉन घाटी कहाँ पर है, तो कैलिफोर्निया की ये यूएसए की घाटी है। ठीक है। और बेंगलोर में कहाँ पर है, ये भारत आईटी हब कहलाता है। भारत का आईटी हब कौन सा है, तो बेंगलोर कहलाता है। ठीक है। यानी भारत का कैलिफोर्निया का है तो बेंगलोर है, और कैलिफोर्निया कहाँ पर है, तो ये यूएसए का है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अध्याय 6 यानी कि मानव संसाधन। तो यहाँ पर मानव संसाधन में बात करें पहले जनसंख्या घनत्व के बारे में। तो 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग भारत का जो है जनसंख्या घनत्व कहलाता है, यानी कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं उस हिसाब से जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है। भारत का औसत जो घनत्व है वो 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार। अब तो ये और भी ज़्यादा हो गया होगा, लगभग ये कितना, लगभग 450 के नियर अबाउट पहुंच चुका होगा प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अभी तो जनगणना इस बार हुई नहीं 2011 के बाद। अगला आपका जनसंख्या पिरामिड। तो चौथा आधार क्या होता है, जन्म दर अधिक। चौथा आधार क्या, जन्म दर अधिक कहाँ पर है, केन्या में है। ठीक है। चौड़ा आधार यानी कि जन्म दर अधिक कहाँ पर है, तो केन्या में। सकरा आधार कहाँ पर है, तो जन्म दर कम होना, यानी कि जो जापान में जो है जन्म दर कम है। जन्म दर जहाँ जापान में कम है और लेकिन केन्या में सबसे अधिक जन्म दर है। ठीक है। अगला है आपका विषय 3 नागरिक शास्त्र के बारे में यहाँ से चर्चा होगी। सामाजिक विज्ञान एवं राजनीतिक विज्ञान 3। तो जो आपका नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स का पहला अध्याय, पहला लेसन है भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान में पहला बात करते हैं संविधान के नियमों का समूहों का। तो मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं, जैसे संघघात हो गया। संघघात क्या होता है, देश में एक से ज़्यादा स्तर पर सरकारें, जैसे जो भारत है वहाँ पर संघवाद है। जैसे आपका यहाँ पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें यहाँ पर चलती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका संसदीय शासन। तो संसदीय शासन क्या होता है, जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। ठीक है। शक्तियों को बंटवारा यानी कि विधायिका कानून बनाना। विधायिका का काम क्या होता है, कानून बनाना। ठीक है। कार्यपालिका का काम क्या होता है, उसे लागू करना। और न्यायपालिका का क्या काम होता है, न्याय करना है। ठीक है, ये उसको चलाना। अगला है आपका मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार कितने, 6 हैं। ठीक है। मौलिक अधिकार कितने, 6 हैं। अनुच्छेद कौन सा है, 32 है। अनुच्छेद कौन से, 32 अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का संरक्षण दिया गया। जैसे संवैधानिक उपचार संविधान की आत्मा कहा गया है। संवैधानिक उपचार को जो है क्या कहा गया है, संविधान की आत्मा कहा गया है। और नेक्स्ट आपका धर्मनिरपेक्षता, यानी कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, यानी कि सभी धर्मों को समान माना जाएगा। चाहे हिंदू मुस्लिम बौद्ध कोई भी होगा, सभी को समान माना जाएगा। अगला है आपका अध्याय 2 यानी कि धर्मनिरपेक्षता की समझ। तो इसमें इसकी चर्चा करें तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिका से लाया गया है। जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता कहाँ से लाया गया, अमेरिका से। भारत में राज्य धर्म से अलग कदम नहीं है। ठीक है। जो भारत में राज्य धर्म से एकदम अलग नहीं है। यह सुधार के लिए हस्तक्षेप कर सकता है, जैसे छुआछूत मिटाना, लेकिन किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। मतलब सभी धर्मों को समान बताएगा, सभी धर्मों को समान मानने के लिए बताएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका अध्याय है 3 हमें संसद क्यों चाहिए। ठीक है। तो हमें संसद क्यों चाहिए, तो संसद किन किन से मिलकर बनी होती है, तो किससे किससे मिलकर बनी होती है संसद, तो संसद में मिलता है आपका राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। जो तीनों को मिलने के बाद तैयार होती है आपकी संसद। यानी संसद में आपका राष्ट्रपति भी होगा, लोकसभा भी होगा और राज्यसभा होगा, यानी तीनों होंगे। ठीक है। राज्यसभा क्या होती है, तो राज्यों का प्रतिनिधित्व यानी कि उच्च सदन। अधिकतम इसमें कितने सदस्य होंगे, तो 250। 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। टोटल कितने होंगे आपके, 250 सदस्य होंगे राज्यसभा में। ठीक है। लोकसभा में क्या होता है, तो लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व, यानी कि ये इसको निम्न सदन कहते हैं। राज्यसभा होता है उच्च सदन और लोकसभा होता है आपका निम्न सदन। इसमें कितने होते हैं,
543 निर्वाचित सदस्य होते हैं, यानी कि जो भारत में कितने सीटों पर चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव, ठीक है, जिसमें आपका सांसद चुनते हैं आप, तो उसमें 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है। प्रश्नकाल की बात करें, प्रश्नकाल क्या होता है, तो संसद की कार्यवाही का पहला घंटा जो होता है वो प्रश्नकाल का होता है। विपक्ष सरकार की कमियां उजागर, जो विपक्ष की सरकार होगी, जो विपक्ष की पार्टी होगी, वो सरकार की कमियों के बारे में बताएगी, उनकी कमियों को उजागर करेगी, वो कहलाता है आपका प्रश्नकाल, जो कि संसद की कार्यवाही का पहला घंटा होता है। नेक्स्ट है आपका कानूनों की समझ। तो कानूनों की समझ यहाँ पर बात होगी रोलेक्ट एक्ट की। रोलेक्ट एक्ट कब आया, तो 1919 में आया, जो कि बिना मुकदमा चलाए जेल, जिसको काला कानून कहा गया है, ठीक है, जिसको काला कानून कहा गया। इसमें क्या होता था कि जो भी भारतीय थे, भारतीय कौन, जो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो उनके खिलाफ अंग्रेजों ने क्या चलाया, रोलेक्ट एक्ट, जिसमें बिना मुकदमा, बिना सुने, मतलब ना वकील, ना बिना दलील के, मतलब शक के आधार पर उठाकर उनको जेल में डाल दिया जाता था, ठीक। तो ये था रोलेक्ट एक्ट। अगला है आपका घरेलू हिंसा अधिनियम। तो ये घरेलू हिंसा अधिनियम कब आया, ये 1905 में आया। इसमें महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए ये अधिनियम लाया गया। अगला आपका है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका क्या होता है, ये एकीकृत प्रणाली है जिसमें सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली हाई कोर्ट और जिला अदालतें होती हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में सबसे ऊंची ये वकालत होती है, ठीक है। और हर जो है स्टेट में हाई कोर्ट होता है, और हर जिले में जो है कचहरी अदालत होती है। अगला है आपका जनहित याचिका, यानी कि PIL। तो 1980 के दशक में PN भगवती ने इसे शुरू किया। कोई भी व्यक्ति दूसरों के लिए कोर्ट जा सकता है, ठीक है। जब मान लो कोई फंसा हुआ है एक आदमी, तो उसकी जगह पर दूसरा व्यक्ति कोर्ट जा सकता है। अगला है आपका अध्याय 6 हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। तो FIR यानी कि फर्स्ट रजिस्टर्ड रिपोर्ट, ठीक है। तो प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या होती है, FIR कहलाती है। जो FIR कहते हैं ना, लड़ाई झगड़ा मारपीट कुछ होता है तो बोला जाता है कि FIR करवा दो, तो यानी प्रथम सूचना होती है वो। अगला है आपका DQ बसु निर्देश, जो है दिशा निर्देश। तो गिरफ्तारी के समय पुलिस को क्या नियम मानने चाहिए, जैसे वर्दी पर नाम साफ हो, यानी कि जो आपको गिरफ्तार करने आएगा उसके नेम प्लेट जो लगी हो एकदम साफ होनी चाहिए। गिरफ्तारी का मेमो बने हो, रिश्ते को जो है रिश्तेदार को खबर दी जाए, तब आप जो है गिरफ्तार कर सकते हैं। बिना रिश्तेदार को खबर किए कहीं से उठाकर किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला है आपका अनुच्छेद 22। तो अनुच्छेद 22 में क्या है, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य होता है। संडे बात अलग है, बाकी जो 24 घंटे के अंदर जो है, अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करते है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी, ये अनिवार्य रूप से होगा। नेक्स्ट है आपका अध्याय 7, यानी कि अध्याय 7 में क्या है, हाशियाकरण की समझ। तो हाशियाकरण की समझ में पहले आपका आता है आदिवासी। तो आदिवासी किसके लिए, ये मूल निवासियों के लिए प्रयोग किया गया। भारत में 8% आबादी आदिवासियों की है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टीरियोटाइप। तो स्टीरियोटाइप क्या होता है, तो आदिवासियों को केवल नाचते गाते रंग बिरंगे कपड़े दिखाना, ठीक है। तो स्टीरियोटाइप होता है, जो आदिवासी होते हैं आप देखते हैं नाचते गाते रहते हैं, रंग बिरंगे कपड़े इत्यादि पहने होते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सच्चर समिति। तो सच्चर समिति क्या होती है, 2005 में जो है मुस्लिम्स की सामाजिक आर्थिक स्थिति का जायजा लेने के लिए बनी थी सच्चर समिति, ठीक है। मुस्लिम की जो आबादी है, सामाजिक आर्थिक स्थिति को जायजा लेना सच्चर समिति कहलाया। कब आया है, 2005 में आया, ठीक है। अगला अध्याय है अध्याय 8 हाशियाकरण से निपटना। तो अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को मिटाना, ठीक है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को मिटाने का उन्मूलन है। अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, अनुच्छेद 15 कहता है। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग कब आया, यानी अधिनियम, तो ये 1989 में आया था। दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार को रोकने के लिए सख्त कानून बना था, ठीक है। अगला है आपका अध्याय 9 यानी कि जन सुविधाएं। तो पानी, बिजली, परिवहन, स्कूल, ये जीवन के अधिकार हैं। ये किसमें है, अनुच्छेद 21 में है, ठीक है। ये जीवन का हिस्सा है, यानी जीवन जीने का अधिकार किसमें है, अनुच्छेद 21 में है। सरकार की जिम्मेदारी है कि ये सभी को, यानी कि जो देश का नागरिक है, प्रत्येक नागरिक को ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। अगला अध्याय है अध्याय 10 कानून और सामाजिक न्याय।
तो कानून और सामाजिक न्याय के अंतर्गत भोपाल गैस त्रासदी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कब हुआ? तो 1984 में भोपाल में एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ कंपनी में, जिसको भोपाल गैस त्रासदी कहा गया। ये जो है यूरेनियम कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण यह घटना घटित हुई थी। ये सुरक्षा के नियमों की अनदेखी का कारण हुआ था। ठीक है, सुरक्षा के नियमों की अनदेखी के कारण ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा घटना घटित हुई, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस थी वो रिसाव हुआ, जिस कारण से विस्फोट हुआ था। ठीक है, तो ये था आपका कक्षा 8 का इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र। देखिए, जो कक्षा 8 में हमने हर क्लास में बताया कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होते हैं। तो जो कक्षा 8 के एनसीईआरटी है उसमें से इतिहास में विशेषकर 1857 की क्रांति और राष्ट्रीय आंदोलन तथा नागरिक शास्त्र से संविधान और संसद से सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। इसको 2-3 बार अगर एक वीडियो एक बार में न समझ आई हो तो इसको कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन के तौर पर ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करिएगा, और वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अन्य सब्जेक्ट की थ्योरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग चुकी है। देखिए, लगभग 1.25 घंटे का समय लग चुका है। तो उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।